हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? ज्वाइन करो भाई, ज्वाइन करो। एडमिट एडमिट हेलो कंगन, हेलो पीयूष, कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया। और क्या चल रहा है? कंगन आप कैसे हो? बस बढ़िया। सॉरी यार, मैंने आपका मैसेज अभी देखा 15 मिनट पहले। इट्स ओके। नहीं, मेरे को लगा मतलब एक्चुअली आज मेरे मॉर्निंग क्लासेस नहीं थे, तो अभी मतलब सेकंड टाइम होने का बात है, इसलिए मैंने सोचा अगर हो जाए तो गुड उससे आफ्टरनून पहले भैया। कोई नहीं। गुड आफ्टरनून भाई दीपक, कैसे हो? बढ़िया भैया। ठीक है, देखते हैं और कोई भी है क्या जो ज्वाइन करना चाहता है। और तो अभी कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, बाकी सब लोग तो रिकॉर्डिंग ही देखेंगे। चलो, तो आज हम कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर को, और थोड़े से जो पिछले साल के पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं थर्ड लेवल से, उनको देखते हैं। ठीक है, बताओ कंगन, दीपक, ओके भैया। पीयूष। ठीक है, तो यस सर, यस सर। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी, और इंग्लिश का ट्यूशन में से विस्टास में जाके, ये विस्टास के नोट्स भी डाले हैं मैंने, तो आप देख सकते हो जाके। विस्टास में भी डाले हैं और फ्लेमिंगो में भी डाले हैं, बढ़िया नोट्स हैं। ठीक है, तो चेक करना है इनको जाके। आपको वहाँ पे github.com/aadhar54/english का ट्यूशन में मिल जाएगा। लिंक आपके डिस्कॉर्ड ग्रुप पे है। सारे नोट्स वोट्स डालता जा रहा हूँ मैं, और गूगल डॉक भी एकदम बढ़िया से डाल दिए नोट्स, तो आप चेक करना। किस किस ने करे थे थर्ड लेवल के नोट्स चेक? बताओ, सच सच बताना। बताओ। मैंने उसका किया था भैया। हाँ, द उसका द एनिमी। अच्छा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोट सारे डल रहे हैं और कैसे एक दूसरे को सर्च करना है। सर्चिंग का जैसे मैंने पहले भी कंगन और दीपक को और आपको बताया था आसान तरीका, फिर से बता देता हूँ। तो हाँ, अगर आप इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आपको सबसे पहले मतलब शुरुआत में जाना है, सबसे स्टार्ट में जाना है, पहले ही पेज पे जाना है। अगर आप खो चुके हो और आपको पहले पेज पे जाना है, तो सपोज हम खो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बीच में आ गए हैं अब हम, हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ पे हैं। अब मैं यहाँ पे ऐसे कंट्रोल F दबाऊंगा और लिख दूंगा स्टार्ट 8, पहले पेज पे आ जाऊंगा। मतलब ये बेसिकली मैंने कीज और वैल्यूज बनाई है, कुछ है नहीं इसमें, लेकिन बस ये एक तरीके से शो ऑफ करने का तरीका है मेरा कि मैं स्मार्ट हूँ। ठीक है, अब अगर मेरे को सपोज चैप्टर 3 पे जाना है, तो मैं कैपिटल में CH और 3 लिखूंगा, तो मैं चैप्टर 3 की स्टार्टिंग पे पहुंच जाऊंगा दीपक। ठीक है, आ रहा है समझ दीपक? ये हाँ हमारा भैया। ये हमारा गूगल डॉक है, जो गूगल डॉक डाला हुआ है ना, जिसमें सारे नोट्स वोट्स हैं, समरी है। हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ, तो और अगर मेरे को सपोज विस्तास, अगर मेरे को पोयम देखनी है, तो मैं P1 डालूंगा। जैसे हमने एक पहली पोयम देखी हुई है, पहली पोयम कर लिया हमने, तो पहली पोयम में जाऊंगा तो P1 डालूंगा, तो उसके स्टार्टिंग पे आ जाऊंगा। फिर मैं सारे नोट्स और इसके क्वेश्चन पढ़ पाऊंगा बढ़िया तरीके से। अगर मुझे विस्टास के, अच्छा कंगन बताओ, अगर मैं विस्टास का चैप्टर 1 देखना है, तो वो कैसे देखूंगा? कोई आइडिया बताओ। VS1 या फिर कुछ। V1 करके है, ठीक है, V1। जैसे अगर सेकंड चैप्टर देखना होगा तो V2, लेकिन अभी सेकंड चैप्टर का मैंने डाला नहीं है, जब पढ़ेंगे तब डालूंगा। तो जैसे थर्ड लेवल है, मैंने यहाँ पे V1 डाला, तो ये थर्ड लेवल पे हमें ले आया। तो उसके नोट्स यहाँ पे हैं सारे। ये एक अच्छा साइट दिखी थी मेरे को, जिसमें बहुत अच्छे से एनसीईआरटी सोल्यूशन है, तो वो भी मैंने डाला है यहाँ पे। और बाकी ये वाले भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं सारे एनसीईआरटी के सोल्यूशन। इनको देखना इंपॉर्टेंट है ये काफी। ठीक है, नोट्स वोट्स का। भैया जिप जिप हाँ, कैसे डाउनलोड करेंगे? पूरा पूरा जिप फोल्डर? ये तो कंगन, ये तो गूगल डॉक्यूमेंट है। मतलब अगर हमें सारा एक साथ में डाउनलोड करना है तब कैसे होगा? अगर सारा एक बार में डाउनलोड करना है, तो आप वहां पे जाओ github.com/aadhar54, ठीक है, /English का ट्यूशन। यहाँ पे जाके क्लिक करो, साइट खुल जाएगी, उसको प्रणाम करो साइट को।
खुल गई, बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिख रहा है, ये हरा बटन दिख रहा है सबको, हाँ। जिसपे कोड लिखा है। इसको करोगे, यहाँ पे इसको क्लिक कर दे, तुम्हें दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप, इसको नहीं छेड़ना तुमको। यहाँ पे डाउनलोड जिप दिखेगा, उसको क्लिक कर देना। क्लिक कर दिया मैंने, तो जिप एक डाउनलोड हो रही है, देखो दिख रहा है नीचे। हाँ, अब ये जिप डाउनलोड तो हो ये गई। हमारी डिवाइस में सेव हो जाएगा ना? हाँ, ये तुम्हारे डिवाइस पे सेव हो जाएगा। फिर मैं इस जिप को अगर क्लिक करूंगा तो ये मेरे ही लैपटॉप में, सॉरी लैपटॉप नहीं, मेरे मेरे मैकबुक में तो खुल गया ये। ठीक है, इंग्लिश का ट्यूशन मास्टर फोल्डर बन गया है, और मैं इसे खोलूंगा तो यहाँ पे जितने भी नोट्स वोट्स सारे वहां पे हैं, सब आ गए। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ। तो फिर वो जो गूगल डॉक्स वगैरह जो डाला है वो तो नहीं आएगा ना इसमें, ना वो भी आ नहीं, तो जाएगा? गूगल डॉक्स अलग है। जब वो गूगल डॉक्स कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब सारे चैप्टर कर लेंगे, तब मैं उसको एक पीडीएफ डाउनलोड करके तुमको वो भी दे दूंगा, वो भी आसान हो जाएगा। हाँ वही। ठीक है, लेकिन अभी तो वो गूगल डॉक हर दिन अपडेट हो रहा है, तो हर दिन हमें नया पीडीएफ डाउनलोड करके उसको फिर डालना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वो तो शेयर है, उसको आप उसके लिंक पे क्लिक करो, वो खुल जाएगा आपके वेब ब्राउजर में, उसको पढ़ो, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसको मैं एज अ पीडीएफ डाउनलोड करके आपको दे दूंगा, मस्त से पढ़ना। फिर क्लियर हुआ कैसे जिप विप बनाना है? हाँ, हाँ। पहली इंग्लिश की क्लास होगी जिसमें कोई जिप बनाना सिखा रहा है, जिप डाउनलोड करना सिखा रहा है। ठीक है, नहीं मतलब एक्चुअली मैंने एक साइकोलॉजी के मैम ने मेरे को बोला कि उसके वो जो मतलब ऑनलाइन मटेरियल दे रही है उसमें 40 to 50 जिप फोल्डर्स है, अच्छा वही हो, मैंने सोचा। हम्म। अच्छा कोई नहीं 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 नहीं। चलो, दीपक बताएगा हम कहाँ पे थे। दीपक बताओ भाई। हाँ भैया, और नीचे पेज, मेरे पास एक्चुअली इस वाले चैप्टर की बुक नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम आप पेज एग्जैक्टली नीचे। एग्जैक्ट देख लेते हैं जाके, एक सेकंड लगेगा। अब तो वो सब सारे चैप्टर इस वक्त चल रहे हैं उस पे ना, मस्त तरीके से जाओ, उसको सेकंड उसकी स्पीड भी बढ़ा के देखो उसको, बढ़िया मजा आ रहा है। काफी लोग तारीफ तो कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, तुम्हें भी आएगा पसंद। तुमसे तो बन रहा है सब कुछ। ठीक है, तो इसको खोल के फटाफट देख लेते हैं कहाँ तक पहुंचे थे हम। हाँ हाँ, दीपक आप बताओ, आपको कुछ डाउट है? दीपक मत बताओ। हाँ, इसी पैरा पे हमने छोड़ा था। अच्छा, हाँ, 1894 वाले पे। हाँ ठीक है, तो बढ़िया, चलो देखते हैं। 1894, 1894। और नीचे नेक्स्ट पेज पे। ये और, ये और हीरा। हाँ, तो अभी तक मुझे शॉर्ट में बहुत शॉर्ट में कंगन थोड़ा सा बताओ, अभी तक क्या हुआ है चैप्टर में, मतलब 2 मिनट की समरी थी, देना चाहते हो या दिल नहीं कर रहा? पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर? चलो छोड़ो छोड़ो। देखो, हुआ क्या है यहाँ पे, वो इंसान थर्ड लेवल में पहुंच गया था, उसके बाद वो आपको अपना दोस्त समझकर, जो रीडर है उसको दोस्त समझकर आपको अपनी कहानी सुना रहा है। कौन कहानी सुना रहा है? एक करेक्टर कहानी सुना रहा है, उसका नाम है चार्ली। ठीक है, और वो बताता है कि वो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या क्या देखा थर्ड लेवल में, और उसको कैसे यकीन हुआ कि वो 20th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में पहुंच गया है। ये तो बता दो, उसको कैसे यकीन हुआ था? उसने उनका ड्रेसअप देखा, उनका ड्रेसिंग स्टाइल काफी अलग था। एंड देन वो जो न्यूज़पेपर था मेनली, उस डेट हाँ, वैसे लिखा हुआ था, एक प्रेसिडेंट के बारे में लिखा था जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पहले मतलब हाँ रिटायर हो चुका है, गेस। बिल्कुल वही सही। सब। तो जिस वक्त असली में जहाँ पे रहते थे हमारे ऑथर नहीं, मतलब वो चार्ली जो कैरेक्टर है, जहाँ पे वो असली में रहता था, उस वक्त प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट। लेकिन जहां वो पास्ट में आ गया 19th सेंचुरी में, 1894 में, एग्जैक्ट डेट भी बता सकते हैं, जून 11 1894। तो उस समय प्रेसिडेंट क्लेवलैंड थे। ठीक है, और उसको पता कैसे चलता है, वो वहां पे जाके देखता है कि लोग बहुत पुराने पुराने लग रहे हैं, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जगह गैस लाइट स्टोव से रोशनी कर रखी है। और फिर वो फाइनली अपने आप को कंफर्म करने के लिए एक न्यूज़पेपर की स्टॉल पे जाता है, और जाके देखता है कि क्या डेट है उस पे, और वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहां पे एक ऐसा न्यूज़पेपर मिलता है उसे, द वर्ल्ड, जो कि 19th सेंचुरी के बाद बंद हो गया था पब्लिश होना, और इसलिए
क्योंकि वो ये बात देखता है तो उसे यकीन हो जाता है। ठीक है दीपक, क्लियर है ना यहाँ तक? दीपक, पीयूष, हाँ भैया। ठीक है। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the world, anywhere in the United States. We wanted to go. और एक तरीके से ये जो लूसिया ऑथर कौन है? लुइजा इसकी बीवी है, वाइफ है, ठीक है। ओके। हमारा जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? जिसकी कहानी, जो अपनी कहानी सुना रहा है, वो कौन है? मतलब चार्ली बता रहे हैं ना अपने बारे में? हाँ, चार्ली है। और लुइजा किसकी बीवी है? चार्ली की। चार्ली की, एकदम सही, बढ़िया। चलो समझ आ रहा है यार, शुक्र है। ठीक है। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडोज, और अब जब ऑथर को पता चल गया है, उसको एकदम गूज बम्स उठ रहे हैं कि मैं तो पास्ट में आ गया हूँ, मैं मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं थर्ड लेवल देख रहा हूँ। ये थर्ड लेवल नहीं है, ये पास्ट है। ये मतलब मैं 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में आ गया हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? और वो एकदम से सोचता है, और वो सोचता है कि क्यों ना मैं ये जो इस वक्त जो समय चल रहा है, वॉर के बाद का, डिप्रेशन आया हुआ है हर जगह, मतलब डिप्रेशन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मैं ऐसे वो वाला डिप्रेशन नहीं कर रहा, मेंटल डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा, हालांकि वो भी उस वक्त चल रहा था, लेकिन मैं द ग्रेट डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, यूएसए की। तो उस वक्त माहौल खराब हो रखा था, इकोनॉमिक खराब हो रखी थी, जिस वक्त असली में ऑथर था 20th सेंचुरी में। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी भी और जगह पे उस टाइम पे जा सकूं, मतलब कि अपनी बीवी को भी यहाँ पे ले आऊं, और हम इस पुराने समय में, इस 19th सेंचुरी में हम यहाँ पे रहें, शांति से रहें, खुशहाली से रहें और पीसफुल रहें। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडो, और क्या करता है वो, टिकट विंडो की तरफ मुड़ता है, नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल, और वो जानता है कि यहाँ पे थर्ड लेवल में, जो कि असली में पास्ट है, पास्ट है, एट ग्रैंड सेंट्रल, और यहाँ पे थर्ड लेवल पे, ग्रैंड सेंट्रल पे, आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और वो सोच रहा था कि मैं लुइजा को अगर यहाँ पे ले आऊं और यहाँ से टिकट बाय कर लूं, तो मैं लुइजा को यहाँ पे लाकर यहाँ से कहीं पे भी जा सकता हूँ पूरे यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ऐसी ही बात है जैसे कि हम अगर सोचे कि हम कहीं पे शिफ्ट, अगर मैं दीपक तुमसे बोलूं कि तुम कहाँ रहना चाहते हो, तो तुम्हारा पहला थॉट यही आएगा ना कि अच्छा, मैं इंडिया में यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर तुम बाद में वर्ल्ड के बारे में सोचोगे। वैसे ही जैसे हमारे ऑथर को हमारे चार्ली को, ऑथर नहीं है वो, चार्ली एक कैरेक्टर जो ऑथर ने लिखा है, तो हमारा जो चार्ली है, जो अपनी कहानी सुना रहा है, उसको जैसे ही पता चलता है कि वो पास्ट में आ गया, तो उसका यही सोचना होता है कि वो और उसकी बीवी यहाँ से कहीं पे भी जा सकते हैं। अब मेरे को पीयूष बताएगा कि वो लोग क्यों जाना चाहते हैं वहां, वो 20th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में क्यों मूव करना चाहते हैं। पीयूष, हो ना तुम हमारे साथ भाई अभी भी? यस सर, यस सर। हाँ, तो क्यों ऑथर ऐसा क्यों सोच रहा है? ऑथर अपना 20th सेंचुरी में रहता था अपनी पत्नी के साथ। ऑथर नहीं यार, फिर से मैं ऑथर बोल रहा हूँ, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर जो चार्ली है, वो चार्ली रहता था अपनी पत्नी के साथ, लुइजा के साथ, 20th सेंचुरी में। लेकिन वो क्यों सोच रहा है कि वो 19th सेंचुरी में यहाँ पे आ जाए अपनी पत्नी को लेकर, और यहाँ से वो पूरे यूएसए में कहीं पे भी जाके रह सकता है? तो ऐसा क्यों सोच रहा है? सर क्योंकि सर जिस समय मतलब वो अभी रह रहा है सर, वहाँ डिप्रेशन है, सब फाइनेंस का प्रॉब्लम है और सब लोग परेशान है सर। इस वजह से वो यहाँ रह चाहते, एकदम चिंता मुक्त इंसान की तरह आराम से रहेगा सर, बिना बढ़िया। टेंशन के। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और इसमें ना, जो मैंने तुम्हें नोट्स दिए हैं, उसमें जाके एक बार अच्छे से पढ़ना। एक साइट भी मैंने उसमें लिंक में दिखाई थी तुम्हें, अगर अभी भी दिखा दूं तुमको। अब देखो, मेरे को सर्च करना है ना, मेरे को एकदम स्टार्ट में जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, V1 ही लिखा हुआ है मैंने। जैसे V1 डाला, स्टार्ट पे आ गए हम, विस्टास के चैप्टर 1 पे। तो यहाँ पे जो है ना, बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सारे आंसर्स हैं यहाँ पे। तो एक बार जाके देख लेना, इस पे अच्छा रिसोर्स लगा मुझे ये। और उसके बाद ये जो है, ये जो इमेजेस डाली है मैंने, इनको भी पढ़ लेना। काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन है इसमें, और तुम्हारा चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है पीयूष, तो ये इस क्लास का यही होमवर्क है आज का, कि इस क्लास, जब ये क्लास खत्म होगी, तो उसके बाद यहाँ पे जाके देखना होगा, है ना? क्लियर है सबको? यस सर, बताओ, यस सबको क्लियर है? सर। ओके सर। ठीक। हाँ, तो यहाँ यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया आई थिंक। अब हम यहाँ से चलते हैं इन द ईयर 1894। अब बता रहे हैं कि ऑथर क्यों मूव करना चाहता है वहां पे। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस।
इसको वैसे पता है असली में बोलते हैं इलिनॉय बोलते हैं, एस को प्रोनाउंस नहीं करते, लेकिन मैं कर दूंगा बार बार क्योंकि मेरे को आदत है इसको प्रोनाउंस करने की, इलिनॉइस इलिनॉइस बोलूंगा, लेकिन असली में इलिनॉय होता है, ठीक है। तो एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉय, ठीक है। और वो कहाँ रहना चाहता था जाके, 20th सेंचुरी से आके 19th सेंचुरी में रहना चाहता था, और कहाँ पे रहना चाहता था, इलिनॉय में रहना चाहता था, गेल्सबर्ग एक जगह के अंदर इलिनॉय में, ठीक है। हैव यू एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन। और ये हमसे एक तरीके से ना बहुत फेमिलियर होके बात कर रहा है, ये अलग तरीके की स्टोरी राइटिंग है, अलग तरीके का चैप्टर लिखा है ऑथर ने। तो ऑथर एक कैरेक्टर के थ्रू बोलता है हमसे, ठीक है। जैसे तुम कहा अगर मूवी में भी देखते हो ना, एकदम से बीच में अमिताभ बच्चन की वॉइस आ जाती है और तब अकबर को रियलाइज हुआ कि उसको जोधा बाई को वापस बुला लेना चाहिए, और ऐसी ऐसी हरकतें। तो सिमिलरली ये हमसे एक तरीके से इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है ऑथर यूजिंग चार्ली, एक बहुत बढ़िया तरीका है। समझ आ रहा है ना कंगन, आपको क्लियर हो रहा है? कंगन, दीपक? हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ भैया। बढ़िया। तो हमसे पूछ रहा है वो, हैव यू एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। और बहुत ही प्यारा शहर है, वंडरफुल टाउन है, और अभी भी बहुत प्यारा है। मतलब अभी स्टिल का क्या मतलब है, मेरे को कौन बताएगा स्टिल का क्या मतलब है? बताओ, गूगल मत करना, मेरे को स्टिल का तो मतलब पता ही है, लेकिन ये बताओ यहाँ। पहले भी था अभी भी है। हाँ, तो ऑथर किससे किस चीज को कंपेयर कर रहा है? 20th सेंचुरी के इलिनॉय को, जो कि जहाँ पे वो अभी रहता है, और जो 19th सेंचुरी में जो इलिनॉय होता होगा उससे कंपेयर कर रहा है कि पहले तो ये गेल्सबर्ग इलिनॉय बहुत ही प्यारा शहर था, और अब भी बहुत प्यारा अभी भी बचा है, ठीक है। ये बात आ रही है समझ, यहाँ पे स्टिल क्यों यूज हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यस सर, यस सर। ठीक है। दीपक तुम तो हो ना भाई हमारे साथ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? हाँ भैया, वो फोन थोड़ा दूर रखा हुआ है, मतलब प्लेस किया हुआ है, तो वापस लेने में टाइम। हाँ, तुम्हारी आवाज गूंज रही है, ठीक है। चलो तो हाँ, हैव यू एवर बीन देयर हमसे पूछता है ऑथर, चार्ली पूछता है हमसे। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, और अभी भी बहुत प्यारा शहर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम। और अब ये गेल्सबर्ग इलिनॉय की डिस्क्रिप्शन बताता है हमें, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, और बहुत बड़े बड़े फ्रेम्ड हाउसेस हैं। बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस का मतलब होता है तुम्हें एक बार दिखाई देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ऐसा मतलब कि जो हाउस है ना उसका एक फ्रेम है, ऐसे घर है वहां पे इलिनॉय में, गेल्सबर्ग में। दिख रहा है कंगन, आपको दिख रहा है? पीयूष आपको दिख रहा है? सर, यस सर, झोपड़ी वाला है। हाँ ऐसे। ये असली में झोपड़ी नहीं है भाई, ये बहुत अच्छे घर है, बहुत बहुत प्यारे सुंदर घर है। घर होते हैं। हाँ, झोपड़ी मत बोलो यार इसको, ठीक है। फ्रेम है, मतलब इसमें ना फ्रेम, जैसे इस घर के ऐसे फ्रेम बना हुआ है, और उसके ऊपर इस घर को कंस्ट्रक्ट करा हुआ है। ऐसे पहले फ्रेम बनाया और उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा वो। बेसिकली वुडन हाउस होते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, फ्रेम्ड हाउस का मतलब वुडन हाउस, एकदम सही आपने पकड़ा है, ठीक है। हाँ। तो have you ever been there, it's a wonderful town still with big old frame houses, huge lawns, मतलब बड़े बड़े लॉन्स हैं, जैसे अमेरिका में होते हैं, आज भी घर अमेरिका में ऐसे ही होते हैं, बहुत बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, और एक घर का दूसरे घर से डिस्टेंस ज्यादा होता है। मतलब कि घर होता है, घर के चारों ओर एक लॉन होता है, और फिर दूसरा घर स्टार्ट होता है, तो एक नेबर दूसरे नेबर को इतना नहीं जानता है, ऐसा है अभी भी, ठीक है। ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead, और एकदम प्यारा सा वो दृश्य बता रहा है कि एकदम फ्रेम्ड हाउसेस है, बहुत बड़े बड़े लकड़ी के घर हैं, और उसमें ह्यूज लॉन्स है, बहुत बड़े बड़े ये लॉन्स को कहते हैं, गार्डन है, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस घर के ऊपर एक दूसरे से मिलती है। मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, तो एक दूसरे पेड़ की ब्रांचेस हैं जो ऊपर ऊपर जाके घर के ऊपर जाके कहीं ना कहीं मीट करती हैं, मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। और हमारे जो मतलब ये अगर मैं तुम्हें इमेजिन करवाऊं तो फटाफट खुल भाई, हाँ क्या हो गया, इतना टाइम कैसे ले रहा है आज? Okay. हाँ देखो, ये है रोड, ये है घर, फिर दूसरा घर, और घर के लॉन में लगे हैं पेड़, ठीक है।
समझ पा रहे हो? मतलब इस रोड की इस तरफ से भी पेड़ आ रहे हैं, रोड की इस तरफ से भी पेड़ आ रहे हैं, और पेड़ ऊपर जाके कहीं पे मिल रहे हैं, और वो ऐसे मिल रहे हैं कि उन्होंने ऊपर एक जाल बना दिया है, और ऐसा लगता है कि वो पूरी रोड के ऊपर उन्होंने रोड को ऊपर की तरफ से कवर कर दिया है। समझ रहे हो? अगर मैं तुम्हें इसका दृश्य दिखाऊं, ट्रीज कवरिंग रोड, ये गलत तरीके से, ऐसे मतलब ऐसे एग्जैक्टली दिख रहा है ये? समझ पा रहा है? कोई ऐसे पेड़ ऊपर मिल रहे हैं ओवरहेड जाके, और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ों की एक रूफ बनी हुई है हमारी रोड के ऊपर। बताओ सब क्लियर हो रहा है या नहीं? हाँ क्लियर है। बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो whose branches meet overhead and roof the streets, and in 1894 summer evenings were twice as long। और 1894 में हमारा चार्ली बता रहा है हमको, शुक्र है इस बार उन्हें ऑथर नहीं बोला, तो चार्ली बता रहा है कि जो समर की इवनिंग्स थी, जो गर्मी की शामें होती थी, वो ज्यादा लंबी होती थी, ट्वाइस एज लॉन्ग। ऐसा क्यों बोल रहा है ऑथर? कोई बताएगा? कौन बताएगा? देखते हैं कौन बता सकता है। क्योंकि मतलब वो क्योंकि गया उस था अपने टाइम इतना पुराने ज्यादा यादों में। पहले कंगन बोलेगी, लेडीज फर्स्ट। बताओ कंगन। क्योंकि उस टाइम इतना ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं था लोगों में, तो फिर लोग आराम से घूमते थे शाम तक, मतलब देर हाँ रात तक घूमते थे। और फिर उस टाइम काफी ज्यादा डिप्रेशन था, काफी ज्यादा वॉर वगैरह हुआ था, तो लोग जल्दी अपने घर चले जाते थे। बिल्कुल सही, एक तो ये है, और जिस वक्त की ये बात बता रहा है ना, 19th सेंचुरी की, उस वक्त हमारा ऑथर एक बच्चा था, और वो अपने बचपन की शामें याद करके उसको अपने अडल्टहुड की शामों से कंपेयर करके उसको बचपन की शामें ज्यादा प्यारी लग रही हैं, ज्यादा लंबी लग रही हैं, ज्यादा सुहानी लग रही हैं, तो इसलिए भी वो ऐसा बोल हाँ रहा है, ट्वाइस एज लॉन्ग। ये है ना? क्लियर है सबको ये बात? ऐसा कुछ कुछ पूछा जा सकता है पेपर में, और पूछा गया भी है। समझ आ रहा है ना सबको? बताओ हाँ या ना। हाँ हाँ। ठीक है। एंड हाँ पीपल, बढ़िया, ठीक है। एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, और उस वक्त क्या करते थे लोग? अपने लॉन्स में आराम से कुर्सी डाल के बैठ जाते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, और जो आदमी लोग थे वो सिगार फूकते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और एक दूसरे से बात करते थे, मजे से बात करते थे और सिगार फूकते थे। जैसे अभी सिगरेट है, पहले सिगार सिगार क्या? होती थी। हाँ हाँ, पूछ पूछ। सिगार मतलब सिगरेट? सिगार सिगरेट तो नहीं होती, सिगार मोटी वो सिगरेट थोड़ा होती अलग ही चीज होता है, एक्सपेंसिव भी होता है वो। है। हाँ, वो एक नहीं, उसका बनता है दीपक को बहुत प्रॉपर एक्सपीरियंस, लीव से। दीपक को बहुत अरे एक्सपीरियंस। नहीं भैया, डिस्कवरी में देखता हूँ ना इसका बनने का, अच्छा लगता है ये सब। सही है सही है। ये होती है सिगार, ठीक है? अच्छा। ऐसी होती है सिगार। देखो सिगरेट तो इतनी पतली सी होती है क्लासिक में, लेकिन ये जो ये सिगार, पूरे लीव से बनता है, वो तो लीव को काट देते, प्रॉपर लीव ही होता है। उसमें क्या होता है, सिगरेट में क्या होता है कि जब तुम उसे फूकते हो तो वो मैं नहीं फूकता लेकिन बता रहा हूँ बस, क्या होता है उसमें, वो फटाफट खत्म हो जाती है, ठीक है? अब जल्दी खत्म हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये ज्यादा देर तक चलती रहती है, और ये मतलब ये वही एक बात है, पिछले दिन जैसी बात है, वही शौक बड़ी चीज है बस, और क्या है ना? तो तो आदमी इसमें भी लोग, टोबैको होता है क्या? हाँ और क्या, टबैको ही तो होता है, लोग क्यों फूकेंगे कोई चीज? सोच। टबैको का सीधा पत्ता। हाँ, लोग सोच, लोग इतना स्मोक जब कुछ फूक रहे हो तुम, तो तुम अंदर ले जा रहे हो और फिर उसे फूक रहे हो। उसका मतलब ये है कि तुम दो चीजें फूक रहे हो, तो सिगरेट को फूक रहे हो और एक अपने लंग्स को फूक रहे हो, ठीक है? तो ये कहने का क्या मतलब है मेरा, कि अगर उसमें टबैको नहीं होता तो कोई इतना धुआं अपने अंदर क्यों लेके जाता? ऐसे तो वरना दीपक तो अगरबत्ती फूकने लग जाएगा। ठीक है, पापा देखते भैया क्लास। चलो आगे चलते हैं भाई, ठीक है? कंट्रोवर्शियल टॉपिक से आगे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आदमी लोग अपने लॉन्स में कुर्सी डाल के बैठ गए मस्त से, और शाम के समय में, और सिगार फूक रहे हैं और बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। द वुमेन वीविंग पाम लीफ फैंस, और पाम लीफ फैंस मतलब पाम लीफ होते हैं जो बड़े बड़े पत्ते नहीं होते, देखे नहीं, बीच वाले पाम लीफ होते हैं यार। इस पे इतना ज्यादा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर जल्दी भी खत्म हो जाएगा आज, कुछ बता नहीं है चैप्टर में, फटाफट तुम्हें, लेकिन इमेजिन कर लोगे तो याद रहेगा। ऐसे फैंस, ऐसे फैंस होते हैं, ठीक है? पाम लीफ फैंस,
दिख रहा है सबको? यस हाँ भैया। ठीक है, तो वुमेन क्या करती है, ऐसे फैंस को बुन रही है बैठ के। देखो आदमी क्या कर रहा है और वुमेन अभी भी काम ही कर रही है विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और पूरे माहौल में जुगनू उड़ रहे हैं। फायर फ्लाइज माने जुगनू, ठीक है, इन अ पीसफुल वर्ल्ड। और ये वर्ल्ड जो है, ये इस वक्त का जो वर्ल्ड है, जो 19th सेंचुरी का वर्ल्ड है, वो एक पीसफुल वर्ल्ड है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ। और अभी भी इस वक्त भी जो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो अभी भी 20 साल दूर है इस समय से, ठीक है। एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 40 years दूर है इससे। तो इसीलिए आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। समझ पा रहे हो क्यों ऑथर यहाँ आना चाहता है, इस समय में आना चाहता है? बताओ। ये स्टैंजा क्लियर हुआ? ये स्टैंजा बहुत ज्यादा क्योंकि इंपॉर्टेंट। उसे पता है कि कब क्या होने वाला है, तो उसे टाइमिंग पता है, क्योंकि हाँ पीसफुल टाइमिंग है, वो वॉर जोन का टाइम है, तो वो हाँ गिन के बैठा है कि इतने सालों बाद तक होगा, तब तक इंजॉयमेंट है मेरे पास। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसीलिए वो अपने आप को जो जहाँ पे वो रहता था 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में, वहां पे उस वक्त वॉर हो चुकी थी, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। तो वो वहां से उस एटमॉस्फेयर से बाहर आके ऐसे एटमॉस्फेयर में आना चाहता था, ऐसी दुनिया में आना चाहता था जहाँ पे जुगनू उड़ रहे हैं, लोग बाहर शाम को बैठे हैं, खुशी खुशी है, पीसफुल है, यहाँ आना चाहता था। और वो अपनी बीवी को भी यहाँ पे लाना चाहता था। ठीक है कंगन, क्लियर है ना? ये कोई सवाल है इसके बारे में आपके पास? ये मतलब ये मेन पैराग्राफ है इस पूरे चैप्टर का। नहीं क्लियर है। बढ़िया, ठीक है। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। और जो क्लर्क है, क्लर्क कौन है? जो कि वहां पे टिकटिंग बूथ पे जो बैठा हुआ इंसान जो टिकट बेचता है, उसको क्लर्क कह रहे हैं यहाँ पे। तो क्लर्क बेसिकली वो होता है जो हिसाब विसाब रखता है। तो क्लर्क फिगर्ड द फेयर, उसने फेयर बताया कि कहाँ तक होगा। तो हमारे ऑथर ने जाके उस टिकटिंग बूथ पे जाके क्लर्क से बोला कि मेरे को गेल्सबर्ग इलिनॉय की 2 टिकट दे दे भाई। तो क्लर्क ने बोला कि ये लो साहब, ये रही 2 टिकट, लेकिन इसका इतना किराया हुआ। ही ग्लैंस, और फिर जब उस क्लर्क ने, जो उस टिकटिंग बूथ में बैठ के टिकट काट रहा था, उसने एकदम से देखा हमारे ऑथर को, और क्या देखा? ही ग्लांस्ड एट माय फैंसी हैडबैंड। और उसने वही हैडबैंड वाला दिखाया था ना मैंने, कि उसके सर पे वो टोपी है और उसके ऊपर एक हैडबैंड है। बट ही फिगर्ड द फेयर। उसने फिर भी मतलब उसने देखा कि उसके सर पे बड़ी अजीब सी टोपी है। टिकटिंग बूथ वाले को, क्लर्क को बहुत अजीब सी टोपी लगी, लेकिन फिर भी उसने फेयर को कैलकुलेट करा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। और हमारा ये ऑथर एकदम सोच रहा है कि हाँ, मेरे पास 2 कोच टिकट्स के लिए इनफ पैसा है। एक तरफा, मतलब एक तरफा का क्यों बोला इसने यहाँ पे? सिर्फ जाने के पैसे होंगे, आने के नहीं होंगे। हाँ, लेकिन इसलिए बोला क्योंकि वो वापस नहीं आना चाहता था। मतलब वो अपनी बीवी को लेकर गेल्सबर्ग इलिनॉय 1894 वाले समय में जाना चाहता था, लेकिन वहां से वापस नहीं आना चाहता था। ठीक है, ये भी सिंबलाइज करता है। जब कोई ऑथर कोई चीज लिखता है ना, तो वो उसके अंदर ना बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसने ऐसा ना सोचा, ऑथर ने ऐसा लिखा हो, लेकिन ये भी हो सकता है, ये वो सिंबलाइज करता है। तो सिंबलाइज करने का मतलब क्या है कि ऑथर के दिमाग में जब उसने लिखा था, ये इंटेंशन भी हो सकती है कि वो अपनी बीवी को लेकर, मतलब चार्ली अपनी बीवी को लेकर, और 1894 में जाना चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉय में, और वापस नहीं आना चाहता था। क्लियर है? सबको क्लियर है ये बात? बताओ दीपक, पीयूष, कंगन। हाँ भैया। ठीक है, यस सर। बढ़िया। पीयूष, कोई डाउट तो नहीं है भाई? कोई डाउट है तो पूछ ले। मतलब नहीं। क्लर्क मतलब क्या, उसका मेन मोटिव क्या था क्लर्क का? क्लर्क कोई नहीं है यार। तुम जब मेट्रो में जाते हो, उसे मेट्रो में जाके रिचार्ज करवाते हो ना, उससे जाके अपना कार्ड, हाँ। है ना? तो वही वो क्लर्क है जो रिचार्ज कर रहा है। तो वो उस वक्त रिचार्ज नहीं होता था, उस वक्त टिकट कटती थी, तो वो पैसे लेके टिकट काटता था। तो उसने, हमारे चार्ली ने जाके उससे बोला कि भाई मुझे 2 टिकट दे दे गेल्सबर्ग इलिनॉय की। ठीक है, तो वो फेयर वेयर कैलकुलेट करने लगा, लेकिन जैसे ही वो टिकट दे रहा था, तो उसने हमारे चार्ली को देखा, और देखा कि चार्ली के सिर पे एक टोपी है। दिखाता हूँ तुम्हारे 3rd लेवल की इमेजेस, ये सारी मैंने डाल दी है यहाँ पे। तो वो दिखता है चार्ली के सर पे ये वाली ऐसी बड़ी अजीब सी टोपी है। तो वो उसको बड़ी अम्यूजिंग बात लगी है उस टिकट काटने वाले को। ठीक है, उसी को क्लर्क बुला रहे हैं यहाँ पे। फिर भी उसने फेयर ओके। बता दिया, और उसके बाद हमारा जो चार्ली है वो सोच रहा है कि मेरे पास 2 कोच टिकट्स का पैसा है एक तरफा। और वो यहाँ तक हमने समझाया।
क्लियर है ना? अब यहाँ तक क्लियर है दीपक सबको? दीपक, भैया। पीयूष, ठीक है यस सर, यस सर। ठीक। बट एक तरफा मतलब वहां जाने का ना बस। हाँ, वहां जाने का बस। और ये भी सिंबलाइज करता है कि वो वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। ओके। ठीक है, ठीक। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब ऑथर ने काउंटेड मनी को काउंट करा एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। हुआ क्या? ऑथर वहां पे गया, उसने हमारे क्लर्क से बोला कि भाई मेरे को 2 टिकट दे दे गेल्सबर्ग इलिनॉय की। क्लर्क ने उसकी टोपी को देखा, अम्यूज हुआ क्लर्क की कैसी टोपी पहनी है इसने। और फिर भी ऑथर ने उसने क्लर्क ने बोला कि ये लो भाई, इतना हुआ पैसा। हमारा जो चार्ली है उसने पैसे वैसे निकाल के गिनने लगा कि इतने पैसे उसे देने हैं 2 टिकट के लिए, एक तरफा टिकट के लिए, वन वे टिकट के लिए उसे देने हैं इतने पैसे। लेकिन जैसे ही वो मनी को काउंट कर रहा था, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क, और वो क्लर्क उसको देख रहा था स्टेयरिंग एट मी, ही नॉडेड एट द बिल्स। और वो जो जो जब वो गिन रहा था, हमारा क्या कहते हैं, कौन गिन रहा था बताओ? कौन गिन रहा था पैसे देने के लिए? चार्ली। चार्ली, बिल्कुल सही। जब चार्ली पैसे निकाल के गिन गिन रहा था ताकि वो पैसे उन टिकट के बदले उस टिकट कलेक्टर को दे सके, तभी जो टिकट कलेक्टर है उसने उन पैसों को देखा और ऐसे अजीब से ऐसे ऐसे करने लगा। नॉड मतलब वो कुछ शक सा हो रहा है उसको, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। दैट एंट मनी मिस्टर। और वो हमारा टिकट कलेक्टर हमारे चार्ली से बोलता है, भाई साहब ये पैसा नहीं है, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर आप मेरे साथ चालाकी करना चाहते हो, स्किन मी मतलब चालाकी करना चाहते हो, स्किन मी मतलब जैसे हम किसी यहाँ पे ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करा गया, जैसे हम किसी जानवर की अगर उसको स्किन करते हैं तो वैसे ही अगर उसको धोखा देते हैं, एक तरीके से उसको धोखा देके मार के उसको स्किन करते हैं ताकि हम उसको बेच सकें। वैसे ही यहाँ पे ये इसलिए यूज करा गया कि उसको टिकट कलेक्टर को लग रहा है कि चार्ली उसे गलत पैसे, झूठे पैसे, फेक मनी देकर उसको धोखा देना चाहता है। यू वोंट गेट एनी फार और यू वोंट गेट वेरी फार। अगर तुम मुझे धोखा देने की सोच रहे हो तो तुम बहुत आगे नहीं जा पाओगे, तुम्हारे प्लान्स में तुम सक्सेस नहीं ले पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम। और तब भी हमारे चार्ली ने जो कैश ड्रॉर थी जिसके अंदर पहले पैसे पड़े हुए थे टिकट कलेक्टर के, उसने जब वो कैश ड्रॉर देखी, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। और उसे एकदम से याद आया। क्या याद आया होगा उसे? मेरे को कौन बताएगा? कंगन बताएगी। चलो कंगन बताओ। वो पुराने जमाने के पैसे थे। हाँ एग्जैक्टली। जो ऑथर के पास पैसे थे वो कौन से पैसे थे? वो नए जमाने के थे, वो वो नए जमाने। 20th हाँ सेंचुरी के थे। और वो जो कैश ड्रॉयर में थे वो 19th सेंचुरी के थे। अगर तुम्हें मैं एक बात बताऊं, तुम किसी ने कभी कोई चांदी का पुराना सिक्का खरीदा है? EIC वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, दिवाली वाले पे खरीदते होगे, खरीदा है कभी? हाँ, आवाज नहीं आ रही। नहीं भैया। नहीं खरीदा? तो ऐसे ना, मतलब हमारे उसमें होता था दिवाली पे पहले कि खरीदते थे हम चांदी का सिक्का हर दिवाली पे लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए। तो वो एक ऐसा सिक्का होता है, बड़ा सिक्का होता है, 600 तक रुपए का आता है, और वो 1 रुपए का या 2 रुपए का मतलब सिक्का होता सिक्का ईस्ट इंडिया कंपनी वाला नहीं है, चांदी का सिक्का, बट ईस्ट इंडिया कंपनी वाला नहीं। है। ईस्ट वो इंडिया बड़े बड़े आते हैं, ईस्ट इंडिया एवरेज कॉइन से बड़े होते हैं। अच्छा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ये है कि वो उस पे वो बना होता था, क्या कहते हैं, क्वीन विक्टोरिया की मोहर लगी होती है उस पे। वो तब 1901 1902 के सिक्के होते थे, और वो हाँ हाँ हाँ। पूरे चांदी के होते थे, अगर किसी ने देखे हो। अगर वो सिक्का, जो कि एक सिक्का 1 रुपए वाला 600 रुपए का है इस वक्त, उस पे लिखा होता है 1 रुपए, लेकिन वो प्योर चांदी का है इसलिए वो 600 रुपए का होता है। अगर तुम वो एक सिक्का भी लेके जाओगे ना पान वाले के पास और उसे कहोगे पान लगा दे, तो वो तुमसे लेगा नहीं वो सिक्का, क्योंकि वो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो वाला 1 रुपए का सिक्का है वो असली में 600 रुपए का है। समझ पा रहे हो? बताओ क्या समझाने की यस कोशिश कर रहा हूँ? समझ आ रहा है ना? मेरा यही कहने का मतलब है कि दोनों के पास अलग अलग टाइम की करेंसी थी। जो हमारा चार्ली था उसके पास नए जमाने की करेंसी थी, उसके पास उस अगर जैसे कि अब अगर जाके पास्ट में 2016 से पहले जाऊं, तो 2016 से पहले जाऊं, तो जो मैं 2000 रुपए का नोट लेके जाऊंगा, अगर मैं किसी 2000 अगर मैं किसी स्टेशनरी पे जाऊंगा, कहूंगा भैया ये एक किताब दे दो, ये लो 2000 रुपए का नोट, तो वो मुझे मारेगा। वो कहेगा ये तो नोट मैंने देखा ही नहीं है ना? पास वाले लोगों ने, जो 2016 से पहले वाले लोग हैं, उन्होंने 2000 रुपए का नोट थोड़ी देखा था, है ना? बताओ। हाँ भैया। हाँ, तो वैसे ही जब हमारा जो चार्ली है वो नए जमाने के नोट लेकर गया है, 20th सेंचुरी के नोट्स लेकर गया है 19th सेंचुरी में। तो
जो हमारा टिकट कलेक्टर है, इसलिए वो उस पर शक कर रहा है, टिकट कलेक्टर उस पर शक कर रहा है हमारे चार्ली के ऊपर, और टिकट कलेक्टर कहता है कि दैट एंट मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है, मुझे बेवकूफ मत समझो, और अगर तुम अब यहाँ पे चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम इसमें कामयाब नहीं होगे। एंड उसके बाद ही एकदम से हमारा जो चार्ली है, उसने कैश ड्रॉअर के ऊपर, जो उसकी ड्रॉअर थी जिसमें वो टिकट काटने के बाद पैसे लेता था और पैसों को वहां रखता था, जब उस ड्रॉअर को देखा हमारे चार्ली ने, तो उसको एकदम से याद आया, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और उसको टिकट खरीदने के लिए पुराने पैसे चाहिए थे, मतलब कि उसको 19th सेंचुरी में चलने वाले पैसे चाहिए थे, जो अब नहीं चलते, 20th सेंचुरी में जो नहीं चलते थे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी ही वी यूज नाउडेज। और उसको एकदम से ध्यान आया कि वो पैसे तो उसको 19th सेंचुरी के पैसे चाहिए होंगे टिकट्स खरीदने के लिए, और उनके साइज के बारे में बता रहे हैं कि अगर तुमने किसी ने कोई पुराना नोट देखा है, किसी ने कोई पुराना 10 का नोट देखा है, हाँ ये बड़े बहुत बड़े होते हैं वो, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊंगी, इमेजेस से बोर तो नहीं 1 रुपए होते, की छोटी सी। इमेजेस इमेजेस से बोर तो नहीं होते ना? अरे नहीं, एक्साइटेड होते हो। ठीक है, तो हो देखो ये 1 रुपए का इतना बड़ा नोट है, आज तो 10 रुपए का नोट भी इससे हल्का होगा, है ना? और ये तो भाई हमारा साथ बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं 2016 में। ये देखो 50 रुपए का इतना बड़ा नोट, मतलब यहाँ पे तुम्हें छोटा लग रहा है लेकिन असली में बहुत बड़ा। जैसे ये तो यहाँ का है भी नहीं शायद, ये तो बाहर का है। ओहो यार, इसकी याद आ गई, कोई बात नहीं। देखो 2 रुपए का इतना बड़ा नोट, देख पा रहे हो सब? दिख रहा है 2 रुपए का नोट? आ गया। हाँ, तो सोचो 2 रुपए का नोट इतना बड़ा है, तो वैसे ही जो पुरानी करेंसी होती है वो हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि आगे चल के ना महंगाई बढ़ जाती है, तो कम कागज, उतने रुपए में कम कागज मिलता है, और एक सेट प्राइसेस, एक सेट रेट होता है कि इतनी करेंसी के लिए इतना पैसा खर्च करना है उसको, उसकी बनावट में। तो इसीलिए जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ये 2 रुपए का नोट की हालत सोचो, 2 रुपए का नोट कितना बड़ा है। ये 2 रुपए का नोट ये बन गया, दिख रहा है? इतना हल्का सा, देखा है ना ये 2 रुपए का? तो जो पहले ये था, ये जब 2000 के समय की बात बता रहा हूँ, 2005 6 7 तक भी हुआ है, 8 भी अभी भी मिल जाएगा, लेकिन कम होता है। उसके बाद फिर ये बना, फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि ये लो, बिल्कुल ही खत्म एकदम, है ना? तो ये कितना हल्का है, और वो तुम्हें क्या लगता है कि इसको बनाने में और उस नोट को बनाने में सेम पैसा लगा होगा? नहीं, अलग होगा। उस नोट को बनाने में ज्यादा पैसा लगा होगा, ठीक है? तो इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन में, अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, हमारा टिकट कलेक्टर बोल रहा है चार्ली से, तो तुम कामयाब नहीं होगे। और तभी चार्ली को ध्यान आता है, उसको तो 19th सेंचुरी वाले नोट चाहिए होंगे, ये वाले नोट तो काम नहीं करेंगे, और 19th सेंचुरी के नोट जो थे वो डबल, जो उसके पास इस वक्त नोट्स थे उनसे डबल बड़े, हाफ अगेन, मतलब कि अगर उसके पास इसका नोट ऐसा था, तो एक ऐसा इतना बड़ा नोट होता था उसको, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ठीक है? आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और तभी एकदम से हमारा चार्ली, उसको याद आया कि ये इससे तो काम नहीं बनेगा, तो उसने वो एकदम से पीछे मुड़ा और वहां से फटाफट सटक कह रहा हूँ, क्या कहता है, कट लिया, ठीक है? वहां से कट लिया, वहां से निकल गया, ठीक है? देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, और उसने ऐसा क्यों करा? क्योंकि उसे जेल नहीं जाना था, इवन इन 1894। क्यों क्यों वो ऐसी बात बोलता है, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इन 1894? अभी तो वो लाइन में खड़ा होकर टिकट खरीद रहा था, तो ये बात वो क्यों बोलता है? तब होता होगा, उसे डर होगा इतना ज्यादा कि वो कहीं कंप्लेन ना कर दे। एग्जैक्टली, उसे लग रहा था अभी फ्रॉड वाला केस हो गया इसी चीज, नोट के चक्कर में ही, तब तो और भी कुछ हो सकता है, पता नहीं। हाँ, तो वो यही सोच रहा था कि अगर उसने मेरी कंप्लेंट कर दी, टिकट कलेक्टर ने हमारे चार्ली की कंप्लेंट कर दी, तो कहीं चार्ली को सजा ना हो जाए, जेल में ना डाल दें, और जेल 1894 में भी अच्छा नहीं होता था, ठीक है? कंगन, समझ आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, एंड दैट वाज दैट, और वो वही बात थी, आई लेफ्ट द सेम, और दैट वाज दैट का मतलब क्या है कि वो, मतलब वो उस चीज को वहीं पे छोड़ के आ गया, एंड आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और वो जहां जिस रास्ते से आया था, उस आर्क्ड डोरवे से ऐसे आया था ना, आर्क डोरवे हमारा, आर्क डोरवेज, ये रहा, ऐसा उसे रास्ता दिखा था, थोड़ा सा इसमें और काला वाला सोच लो, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सोच लो, तो ऐसे आर्क डोरवे से जिसमें से वो आया था, उसमें ही वापस चला गया, वो उसी रास्ते से वापस चला गया,
नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। और अगले दिन लंच ब्रेक के दौरान, मतलब जहां पे वो काम करता था, तो वो वहां से जाके बैंक गया और उसने $300 निकाले, नियरली ऑल वी हैड, और उतने ही उनके पास थे अपने बैंक में, सारे निकाल लिए, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। और उन $300 से, सॉरी $300 से, $300 से उन्होंने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद ली। और ये बात दैट रियली वरीड माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। और ये एकदम से रेफरेंस दे रहा है कि जब वो देखो वो थर्ड लेवल पे गया था, अब वो हमें सुना रहा है अपनी पूरी कहानी कि जब वो गया क्या हुआ, उसने अपने साइकियाट्रिस्ट दोस्त को भी बताया, उसने अपनी पत्नी को बताया, उसने अपने दोस्तों को बताया, बाकी दोस्तों ने उसे बोला कि बचपन में तू स्टैम्प कलेक्ट करता था, अब तुझे लग रहा है थर्ड लेवल में जाता है तो तू रियलिटी को एस्केप करना चाहता है। तो ये बात वो उससे रेफर करके उससे जोड़ रहा है कि जब उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताया सारी बात की क्या क्या उसने करा, उसके थर्ड लेवल में क्या क्या मिला, तो उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को सबसे ज्यादा ये बात चुभी कि उसने अपने सारे पैसे $300 निकाल के ओल्ड करेंसी में बदलवा लिए, और वो भी बैंक से। यू कैन, और उसका साइकियाट्रिस्ट दोस्त उसको क्या बोलता है, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। वो कहते हैं कि तुम पुराना पैसा किसी भी पुराने कॉइन डीलर के पास जाके, किसी भी कॉइन डीलर के पास जाके तुम पुराना पैसा, पुराने टाइप का मनी, 19th सेंचुरी का पैसा ले सकते हो, बट तुम्हें तो बैंक ही जाना था और तुम्हें बैंक जाके वो प्रीमियम भर के इतना महंगा खरीदना था वो। तो ये बात उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत परेशान करती है। क्लियर है ये स्टैंजा क्लियर है यहाँ तक? उसको क्यों प्रॉब्लम हुई इस चीज से? उसको क्यों प्रॉब्लम हुई यार, ऐसे ही जैसे सपोज ये वही बात है, पैसे की बात है, कंजूसी और पैसे की बात है। जैसे सपोज अगर मेरा कोई दोस्त मुझे बताता है कि यार मैं जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में गया था, है ना, 20,000 रुपए की टिकट लेकर, जो कि मेरा एक दोस्त गया भी था, तो मैंने उसे क्या बोला, मैंने उसे यही बोला कि भाई वो वहां पे तो उसने गाना भी नहीं गाया, लिपसिंग करा, और इतना पैसा वहां पे खर्च करने से अच्छा है अरिजीत सिंह का चला जाता अगले दिन दिल्ली में हुआ था 2,000 रुपए में, 10 गुना कम में, और 10 गुना ज्यादा अच्छी क्वालिटी और 10 गुना कम पैसा, है ना, बताओ। अब या तो इसीलिए उसने बोला। ओके समझ आ रहा है कंगन आपको? ठीक है, जस्टिन बीबर अच्छा है लेकिन उसने लिपसिंग करा था यार, अच्छी बात नहीं हो। ओके हाँ, तो माय $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। और उसके जो $300 थे, जो उसके पास 20th सेंचुरी का $300 का पैसा था, जिसने उससे बदल के सारे पुराने वाले नोट ले लिए थे, 19th सेंचुरी के पुराने वाले नोट्स ले लिए थे। तो वो बताता है क्या कैसे उसने लिए और क्या हुआ उसमें। माय $300 बॉट लेस देन 200, और 300 नए नोटों की जगह उसको 300 के नोटों की जगह, नए थे वाले, उनकी जगह उसको $200 ही मिले, $200 ही मिले इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। ओल्ड स्टाइल बिल्स का मतलब क्या है यहाँ पे? ओल्ड स्टाइल बिल्स का मतलब कंगन बताएगी? पुराने पैसे। पुराने पैसे, 19th सेंचुरी के पैसे, ठीक है। क्लियर है ना सबको ये बात? कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? नहीं। हाँ, तो उसको 300 नए पैसे की जगह, उसने 300 नए पैसे की जगह 200 पुराने पैसे ले लिए बैंक से बदलकर, बट आई डिड नॉट केयर, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। Eggs were 13 cents a dozen in 1894। अब इस लाइन का मतलब मेरे को दीपक बताए कि उसने क्या करा, उसने 300 रुपए नए मनी को बदलकर 200 रुपए पुराना मनी ले लिया। रुपए नहीं होगा, वहां की करेंसी अलग होगी, ठीक है, 100% डॉलर्स थे, तो 300 नए डॉलर्स की वो जगह। कहते हैं कि उससे कोई इससे फर्क नहीं है। फिर वो एक्स की प्राइसेस बताता है, 13 सेंट्स थे वहां पे तब। क्यों उसको फर्क नहीं है? 1894 क्या उसने ये बोला माई लाइफ माई रूल्स? क्यों उसको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बता। उसने कहा तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको जाना था जबरदस्त कैसे भी, तो उसको जो वे क्योंकि दिखा। पुराने जमाने में सामान सस्ते होते थे, बिल्कुल सही, लाइक 19th कंगन ने एकदम सेंचुरी सही में। बताया, बढ़िया। पुराने जमाने में सस्ते होते थे, और यही वो एग्जांपल भी दे रहा है, बोल रहा है कि जो एग्स होते हैं, एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, और बोलता है कि मेरे को जितना भी पैसा मिला है, मेरे को $200 मिले, वो मेरे को काफी होंगे, मस्त जिंदगी जीऊंगा मैं वहाँ पे 1894 में जाके, और बहुत मजा आने वाला है। और वो बताता है वहाँ पे बहुत सस्ता होता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसको नहीं मतलब 20th सेंचुरी से, वो जाएगा 19th सेंचुरी में, और वहाँ पे बहुत सस्ता है, ठीक है। बट आई हैव और उसके बाद वो अपनी ट्रेजेडी वाली कहानी सुनाता है, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। लेकिन उसने इतने पैसे वैसे भी बदल लिए, दुनिया भर को अपनी कहानी सुना ली, लेकिन उसके बाद आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन।
और उसने इतनी तैयारियां कर ली, ये भी सोच लिया अपनी बीवी को लेकर वो गेल्सबर्ग इलिनॉय चला जाएगा। उसने अपने सारे पैसे जो भी थे उसके पास, नए पैसे को पुराने पैसे में कन्वर्ट करा लिया और बैंक में जाके, लेकिन उसको उस दिन के बाद से कभी भी वो रास्ता ही नहीं मिला। वो खोजता रहा, बार बार जाता रहा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, लेकिन उसको वो रास्ता कभी नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, जबकि उसने बहुत बार वहां गया उस हादसे के बाद, और फिर भी उसको नहीं मिला वो रास्ता फिर से। लुइजा वॉज प्रिटी वरिड, और ये सब देखकर लुइजा को बहुत चिंता हो रही थी। कौन थी लुइजा, पीयूष बताओ? वाइफ सर उसकी। वाइफ, बिल्कुल सही। हाँ, तो लुइजा वॉज प्रिटी वियर्ड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और लुइजा को बहुत हैरानी हुई, बहुत चिंता हुई थी जब उसने ऑथर ने चार्ली ने सारी बातें बताई कि उसको 3rd लेवल मिला, उसने अपने सारे पैसे बदल दिए, एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनीमोर। और लुइजा ने क्या बोला कि आप अब ये 3rd लेवल का चक्कर छोड़ दो, ठीक है, 3rd लेवल का चक्कर डेंजर है बाबा। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप, और कुछ समय बाद मैं रुक गया और मैंने भी खोजबीन स्टॉप कर दी, 3rd लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। थक गया ऑथर, थक गया चार्ली, इतना उसने करा, बार बार गया, अपने पैसे बदलवा लिए, सपने देख लिए कि वहां पे जाएगा, जुगनू उड़ रहे होंगे, आदमी लोग सिगार फूक रहे होंगे, औरतें वो क्या कहते हैं वो फैंस बना रही होंगी पाम लीफ वाले, और ऐसे माहौल में जाना चाहता था वो। लेकिन और इसीलिए उसने अपने सारे पैसे $300 बदल के $200 पुराने वाले नोट ले लिए थे, लेकिन फिर भी उसको वो रास्ता ही नहीं मिला जिससे वो जा सके कभी, और इसलिए वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी बीवी को बताया तो बीवी ने उसे एक ही चीज कही कि अब आप वो नहीं करेंगे, अब आप उसको खोजना बंद कर दीजिए, ये आप सब सपना देख रहे हैं। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और फिर वो अपने स्टैम्प्स में वापस चला गया। क्योंकि वो दुखी था, परेशान था, इसलिए उसने एक ऐसा तरीका देखा कि वो दुखी ना रहे, वो उसका किसी चीज में मन लगे, और उसने अपने स्टैम्प्स को टाइम देना शुरू कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स बट नाउ वी आर बोथ लिविंग। और यहाँ से ना एकदम से माहौल बदल जाता है। यहाँ से एक जो मैंने पिछली बार भी दिखाया था तुमको, अगर मेरे पास अभी हो यार, इस पैराग्राफ से ना पूरा ये स्टोरी का खेल बदल जाता है, ऐसी हालत हो जाती है, ठीक है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है। तो क्यों क्यों ऐसा होता है, अब मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग। वी कौन है, कोई बताना चाहेगा, सोचना चाहेगा पैराग्राफ पढ़ने से पहले? वी कौन है? हाँ, उसकी उसकी वाइफ और वो। उसकी वाइफ और वो। अब वो दोनों ढूंढ रहे हैं हर दिन, हर हफ्ते, बिकॉज नाउ वी हैव द प्रूफ दैट 3rd लेवल इज स्टिल देयर। और अब उनके पास प्रूफ है। पहले उसने जब अपनी बीवी को बताया तो उसकी बीवी ने कहा कि आप इस चीज की चिंता छोड़ दो और उसको ढूंढना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर ऑथर ने अपना मन अपनी स्टैम्प्स में लगाना शुरू कर दिया वापस से। लेकिन जैसे उसने अपनी स्टैम्प्स को देखा, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसको कुछ ऐसा मिला कि अब वो और उसकी बीवी हर दिन, हर पल, हर घंटे, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल उस दरवाजे को ही ढूंढते रहते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जिससे वो वापस 3rd लेवल में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रूफ मिल गया। माय फ्रेंड सैम विनर। और ये सैम विनर कौन है, याद है किसी को? साइकाइट्रिस्ट। बिल्कुल सही, ये सैम विनर वो साइकाइट्रिस्ट है। माय फ्रेंड सैम विनर डिसअपीयर्ड। और उसका जो दोस्त था जिसको उसने जाके अपनी कहानी सुनाई थी, मतलब उसके साथ जो हुआ था, 3rd लेवल मिला था, उसको जो एक किस्सा जिसने हमारे चार्ली ने सैम विनर को जाके सारा बात सुनाया था, सैम विनर उसका साइकाइट्रिस्ट था, जिसने उसे, हमारे चार्ली को, ये बोल दिया था कि भाई तुम सपना देख रहे हो, तुम परेशान हो, और तुम रेस्ट वेस्ट करो, क्योंकि जैसे तुम बचपन में स्टैम्प कलेक्ट करते थे, वैसे एस्केप करना चाहते थे रियलिटी को, वैसे ही अब तुम मेक विश ड्रीम फुलफिलमेंट वाला कर रहे हो खेल। तो ये सब करना बंद करो और अपना दिमाग शांत करो। ये हमारे सैम विनर ने चार्ली को बोला था। लेकिन अब ये सैम विनर खुद ही गायब हो गया है, डिसअपियर हो गया है 20th सेंचुरी से। नोबडी न्यू वेयर, और किसी को नहीं पता कि कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय। और लेकिन हमारा जो चार्ली है वो ये बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता था कि वो कहाँ गया है, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, और मुझे शक था कि वो कहाँ चला गया, क्योंकि सैम एक शहर का लड़का, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसको गेल्सबर्ग की कहानियां सुनाता रहता था। और सैम एक साइकियाट्रिस्ट भी था, लेकिन सैम हमारे चार्ली का दोस्त भी था। तो एज अ फ्रेंड चार्ली हमेशा अपने गेल्सबर्ग शहर की, बचपन में जहाँ रहता था चार्ली, और गेल्सबर्ग शहर की कहानियां सुनाता रहता था। तो बताता है कि आई वेंट टू स्कूल देयर, और जब वो स्कूल जाता था उस वक्त की कहानियां सैम विनर को सुनाता रहता था चार्ली। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ दैट प्लेस। और सैम विनर हमेशा ये कहता था कि उसको उस जगह की बातें बहुत पसंद है, एंड दैट्स वेयर ही इज। और चार्ली कहता है कि वो इंसान, सैम विनर, इस वक्त गेल्सबर्ग इलिनॉय में ही है, ऑल राइट, और एकदम सही सलामत है, इन 1894।
यहाँ से क्या पता चलता है बताओ? यहाँ से बिल्कुल वही जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया वाला खेल हो गया है। और क्या समझ आ रहा है इस पैराग्राफ से? कोई इस पे कुछ टिप्पणी चाहता हूँ मैं आप लोगों की। इसमें सिटी बॉय मतलब क्या हो गया? सिटी बॉय मतलब कि देखो, मैं सिटी बॉय एक बार यहाँ से भी देखता हूँ और फिर एकदम क्लियर डेफिनेशन बताता हूँ। सर यही ना कि वो मतलब वह शहरी लड़का था। हाँ, शहरी लड़का था, लेकिन उससे समझ भी तो आना चाहिए ना कुछ। शहरी लड़का था क्या क्या मतलब है? शहर में तो शहरी लड़का हो जाएगा। नहीं सर, गाँव में मतलब नहीं वो हुआ था। और सर गिल्सबर्ग तरह से विलेज टाइप का है ना सर? हाँ, तो जो यहाँ पे शहर का मतलब है कि जैसे जिस तरीके की जगह में हमारा सैम विनर रहना पसंद करता था, या सैम विनर को जो जगह पसंद थी, ऐसा शहर इस वक्त वो न्यूयॉर्क में रहते हैं। लेकिन जहाँ पे सैम को रहना पसंद था, वैसी ही जगह थी गेल्सबर्ग, जो कि एक ऐसी सिटी थी, और सैम हमारा एक सिटी बॉय था। यहाँ पे बेसिकली मतलब है कि ऐसे बोलते हैं ना कि चाहे तुम ऐसे गाना भी है कि मैं जहाँ रहूं कहीं भी रहूं तेरी याद आती है, तो बेसिकली तुम चाहे लंदन भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तुम्हारा दिल तो इंडिया में ही रहेगा, इसका ये मतलब है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है कि वो चाहे अब इस वक्त न्यूयॉर्क में रहता है, इतनी भागम दौड़ में रहता है, लेकिन वो एक शांत सिटी बॉय है। उसका मन एक ऐसी सिटी में ही लगेगा जैसे कि गेल्सबर्ग में इलिनॉय है, सॉरी इलिनॉय में गेल्सबर्ग। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा क्लियरिटी आई चंदन, सॉरी सॉरी यार, सॉरी कंगन। हाँ। दीपक बताओ यार, क्या समझ आ रहा है इससे? भैया एक मुझे डाउट है कि उसने हाँ। पैसे तब बदले थे 19th सेंचुरी में कि यहाँ पे 20th सेंचुरी में आके बदले थे उसने? वो देखो हुआ क्या, वो टिकट कलेक्टर के पास गया, उसने कहा कि भाई मेरे को 2 टिकट दे दे गेल्सबर्ग इलिनॉय की। टिकट कलेक्टर ने उसके पैसे देखे, और टिकट कलेक्टर ने उसको कहा कि भाई ये तो पुराने, टिकट कलेक्टर ने उसके पैसे देखे और बोला कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? तो हमारे चार्ली ने एकदम से रियलाइज करा कि उसके पास जो पैसे हैं वो 20th सेंचुरी के पैसे हैं, और जो टिकट कलेक्टर है उसके पास 19th सेंचुरी के पैसे हैं, तो ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इसीलिए जो चार्ली है वो वहां से रफू चक्कर हो गया, वहां से भाग गया, क्योंकि उसे लगा कहीं टिकट कलेक्टर उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देगा, तो पुलिस वाले उसको उठा के ले जाएंगे। और उसके बाद चार्ली वापस अपने घर आ गया 20th सेंचुरी में, और वहां से वो एक दिन ऑफिस गया, अगले दिन ऑफिस गया, और ऑफिस के लंच ब्रेक में जाके वो बैंक में पैसे बदल लाया अपने साथ। क्लियर हुआ? अच्छा, इसलिए उसका दोस्त बोल रहा था उसको। ओके, एग्जैक्टली। हाँ समझ। मतलब उसने अपने सेविंग्स बदल ली है और वैसे भी लॉजिकली देखो तो 20th सेंचुरी में 19th सेंचुरी के नोट मिल सकते हैं, है ना? लेकिन 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी के नोट कहाँ से आएंगे, है ना? बताओ। हाँ। कंगन आपको क्लियर है? पीयूष आपको क्लियर है? दीपक आपको क्लियर है? बताओ। यस। अभी बाकी है और इस चैप्टर में हाँ, क्या? कितना बाकी है और इस चैप्टर में? इसमें बस यार एक पेज है, 15 मिनट। ओके। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वो बता रहा है कि उसको पता है कि कहाँ है सैम वीनर। उसको हमेशा गेल्सबर्ग पसंद था, वो एक सिटी बॉय था सैम वीनर, और जब भी उसको चार्ली कहानियां सुनाता था अपने स्कूल जाने की, गेल्सबर्ग में बचपन की कहानियां सुनाता था गेल्सबर्ग की, तो सैम को हमेशा वो कहानियां बहुत पसंद आती थी। ही लाइक द साउंड ऑफ दैट प्लेस, और एंड दैट्स वेयर ही इज, और वो वहीं पर है, एकदम सही सलामत है। और लेकिन वो टाइम में पीछे है, 19th सेंचुरी में है, 1894 समय में। ठीक है, 1894 साल में। बिकॉज वन नाइट, क्यों, और वो इतना श्योर कैसे है, और वो हमारा चार्ली इतना श्योर कैसे है, तो वो बताता है कैसे श्योर है। बिकॉज वन नाइट, एक रात, फर्स्टिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, और वो परेशान हो गया था क्योंकि उसको वो ग्रैंड सेंट्रल का नहीं मिल रहा उसको रास्ता, और उसने तो सारे पैसे भी बदल लिए अपने। तो अब वो क्या करे, तो वो अपने स्टैम्प कलेक्शन में अपना दिल लगा के बैठा था, स्टैम्प कलेक्शन ही देख रहा था। तो उसको क्या दिखता है, आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? क्या हो गया गली में भाई? हाँ, तो फर्स्ट डे कवर तो पता है ना क्या होता है? हाँ भैया। ठीक है, तो फर्स्ट डे कवर वही होता है, वो एक खाली लिफाफा होता है जिसमें तुम अपना लेटर डाल दो और उसको पोस्ट कर दो। वो अपने आप को पोस्ट करते हो तुम उससे, ताकि वो घूम फिर के वापस तुम्हारे पास आ जाता है। उस पे जो पोस्टमैन है वो पोस्ट ऑफिस जो है वो ठप्पा लगा देता है, टाइम स्टैम्प लगा देता है। उससे पता चलता रहता है कि तुमने ही वो सबसे पहले ऑर्डर करा था। ठीक है, ये पता चल जाता है कि तुमने इस साल में सबसे पहले वो चीज ऑर्डर करी थी। बेसिकली एक तरीके से वैलिडेशन है, समझ रहे हो? क्लियर है ना? फर्स्ट डे कवर क्या होता है सबको बताओ। हाँ भैया। ठीक है, यस। तो एक रात फसिंग विद माय स्टैम्प कलेक्शन,
फसिंग मतलब कि वो परेशान था, दुखी था, उसको ग्रैंड सेंट्रल का रास्ता नहीं मिल रहा था वापस जाने का पास्ट में, तो वो परेशान था, इसलिए वो अपनी स्टैम्प्स को देख रहा था। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवरेज, ये तो बता दिया। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, और जब भी, और ये ऑथर भी समझा रहा है, चार्ली भी समझा रहा है, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब भी एक मार्केट में एक नई स्टैम्प गवर्नमेंट रिलीज करती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देम, और वो क्या करते हैं, वो उन स्टैम्प को अपने एक खाली लिफाफा लेते हैं, एनवेलप लेते हैं, उस पे उस स्टैम्प को चिपकाते हैं और वो अपने आप को मेल कर देते हैं। मेल इन द सेंस, सॉरी मेल नहीं करते, अपने आप को पोस्ट कर देते हैं वो, टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल। और जिस दिन वो खरीदते हैं पहले दिन, वो अपने आप को मेल करके भेज देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि द पोस्ट मार्क, जो कि पोस्ट ऑफिस में जब टाइम स्टैम्प लगाता है, ठप्पा लगाते हैं, वो स्टैम्प लगाते हैं, तो वो प्रूफ कर देती है डेट को प्रूफ कर देती है कि उस स्टैम्प कलेक्टर ने सबसे पहले वो स्टैम्प खरीदी थी। ठीक है, अब सपोज कोई स्टैम्प अगर 50 साल पहले निकली थी, अब मैं उसको खरीद लूं जाके, तो उसका क्या मतलब है ना? अगर मैं उसको 50 साल पहले ही खरीदता, हालांकि मैं तो खुद 24 साल का हूँ, लेकिन जो भी अगर कोई बड़ा इंसान था, उसको उसी वक्त खरीदता और अपने पास उसका डेट रहती कि मैंने इसको जिस दिन रिलीज हुई थी उसी दिन खरीद लिया। ये एक तरीके से शौक है यार, और इसमें लॉजिक लगाओगे तो नहीं समझ आएगा। शौक की बात है ये, मन की बात है कि वो दिखाना चाहता था दुनिया को कि मैं, सारे स्टैम्प कलेक्टर्स दिखाना चाहते हैं कि जिस दिन रिलीज होती है उसी दिन ले लेता हूँ। जैसे एप्पल का आईफोन होता है ना, लोग बाहर सोते हैं, बाहर तो यूएस में लोग बाहर सोते हैं एप्पल के स्टोर्स के बाहर, आईफोन रिलीज होने के से पहले। ठीक है, तो वो तो बाद में भी ले सकते हैं, 2 हफ्ते बाद अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों बाहर जाके सोते हैं? क्योंकि शौक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे यही खेल पोस्ट ये स्टैम्प के साथ होता है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और यही एनवलप जो कि अपने आप को मेल कर देते हैं वो लोग, उस स्टैम्प के लिए, टाइम स्टैम्प के लिए, पोस्ट मार्क के लिए, उसी को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपन, और वो कभी भी खोले नहीं जाते, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है कुछ, अंदर तो खाली है, वो बाहर स्टैम्प लगी हुई है और स्टैम्प ही काम की चीज है उसमें। ठीक है, यू जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, और तुम हमेशा उसमें ब्लैंक पेपर लिख देते हो एनवलप। दैट नाइट अमंग माय ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, और सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स, क्योंकि चार्ली के दादाजी ने उसे बचपन से ही स्टैम्प कलेक्शन शुरू करवाई थी, तो अब तो चार्ली एक मेल अडल्ट हो गया है, 31 साल का, लेकिन बचपन से ही वो कर रहा है, स्टैम्प कलेक्शन कर रहा है। तो वो दैट नाइट वो अपने सबसे पुराने स्टैम्प फर्स्ट डे कवर्स को देख रहा है, अपनी स्टैम्प्स को देख रहा है। आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, और उसको एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिलता है, एक ऐसा चिट्ठी मिलती है जिसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई है, एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिलता है जो कि वहां पे नहीं हो सकता था, जो कि वहां पे नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, लेकिन वहीं पे वो था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर, और किसी ने उस फर्स्ट डे कवर को उसके ग्रैंडफादर को मेल करा था, मेल इन द सेंस की पोस्ट करा, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, और उस वक्त वो लोग गेल्सबर्ग में रहते थे, तो गेल्सबर्ग में उसके ग्रैंडफादर को वो चिट्ठी मेल करी थी जो नहीं होनी चाहिए थी उसके पास। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन, और कैसे पता उसको कि ग्रैंडफादर को करी थी? दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और ये पता चलता है उसको क्योंकि वहां पे चिट्ठी के ऊपर एड्रेस लिखा है। जो फर्स्ट डे कवर का एनवेलप है उसके यहाँ पे साइड में राइट साइड में एड्रेस लिखा होता है, लेफ्ट साइड में स्टैम्प लगी होती है, तो इस एड्रेस देख के वो पता लगा देता है कि उसके दादाजी को, जब उसके दादाजी जिंदा थे, उनके दादाजी को किसी ने मेल करा था, and it had been there since July 18, 1894, और वो कब से था वहां पे? जुलाई 18, 1894 से था। द पोस्ट मार्क शो दैट, और वो पोस्ट मार्क मतलब एक स्टैंप लग जाती है जिसमें डेट होती है, पता चल जाता है कि इस डेट को वो खत भेजा गया था, तो पोस्ट मार्क शो दैट। येट आई डिड नॉट रिमेम्बर इट एट ऑल, लेकिन इसके बारे में चार्ली को, जबकि चार्ली की खुद की ही स्टैम्प कलेक्शन, लेकिन उसके बारे में उससे कोई अंदाजा नहीं। ठीक है, द स्टैम्प वाज अ 6 cent डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और ये जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट्स की थी। ठीक है, 6 सेंट की थी, मतलब सेंट एक करेंसी है, जैसे डॉलर होता है, डॉलर से छोटा सेंट होता है, तो 6 सेंट्स की प्राइस थी उसकी। डल ब्राउन थी, मतलब तुमने किसी ने स्टैम्प देखी है? क्या कलर होता है स्टैम्प्स का, तो बताएगा? मतलब ज्यादा लाइट ही नहीं होता, फेडेड होता है और डार्क उसको डल होता है। ब्लैक होता है, ग्रे होता है, डल अच्छा, और ब्राउन। ये सारी कहानी उसकी अराउंड घूम रही है, उसके साइकोलॉजिस्ट दोस्त के ऊपर, साइकेट्रिस्ट दोस्त के ऊपर। हाँ, इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में उसके दोस्त के ऊपर घूम रही है। इससे पहले तो वो यही बता कि रहा था वो, कि इससे पहले तो वो यही उसे बता कैसे रहा था। पता चला कि वो वहां गया है? हाँ, क्योंकि उसको एक ऐसी चिट्ठी मिली अपनी स्टैम्प कलेक्शन में, जो कि उसके दोस्त ने उसको भेजी थी 1894 में, उसके दादाजी को भेजी थी, जब वो था भी नहीं, खुद भी नहीं था। समझ रहे हो? ओके। अब हुआ क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक है, ये आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन उसको उसके बारे में कुछ याद नहीं था। वो जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की थी, डल ब्राउन थी, और विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस पे एक प्रेसिडेंट और थे वहां के, गारफील्ड प्रेसिडेंट थे,
उनकी पिक्चर थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड और उसके दादाजी को, चार्ली के दादाजी को जब वो चिट्ठी मिली होगी, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, क्योंकि उस पे वो स्टैम्प थी और वो फर्स्ट डे कवर था, तो दादाजी ने भी नहीं खोला, क्योंकि फर्स्ट डे कवर कौन खोलता है, उसके अंदर तो खाली चिट्ठी होती है, खाली पेज होता है। तो उसके दादाजी को जब वो चिट्ठी मिली और उस पे एक कीमती स्टैम्प थी, तो दादाजी ने रख ली अपने पास अपने स्टैम्प कलेक्शन में, और वो चार्ली को मिल गई जब दादाजी नहीं रहे। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और वो दादाजी की कलेक्शन में चली गई एंड स्टेड देयर, और वहीं पे ही रही इतने सालों तक, टिल आई टुक इट आउट। और आज जब वो 20th सेंचुरी में है, आज जब वो परेशान है, उसने अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा है और आज उसे वो दिखी, और आज जब उसने पहली बार उसको लेटर को खोला और उसमें से वो खाली पेज निकाला, लेकिन वो खाली नहीं, द पेपर इनसाइड इट वाजंट ब्लैंक। और कैसे उसको पता है कि उसका दोस्त सैम वीनर, जो उसका साइकियाट्रिस्ट भी था, वो कैसे पता है उसको वो पास्ट में चला गया? तो उसका दोस्त उसको लिखता है 941 विलर्ड स्ट्रीट गिल्सबर्ग इलिनॉय, जुलाई 18 1894 से लिख रहा है ये, और बोल रहा है, चार्ली आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। और मैं जब तुम गए मेरे को ये बातें सुना के, तो मैं यही भगवान से दुआ कर रहा था कि ये सब बातें सच हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। और फिर मुझे एकदम से एक ऐसी फीलिंग आई, अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि तुम जो बोल रहे थे वो सच था, तुम सच बोल रहे थे, एंड चार्ली ये सच है, इट्स ट्रू, तुम सच बोल रहे थे। आई फाउंड द थर्ड लेवल। और मैं जब ग्रैंड सेंट्रल गया, ये सब वो पढ़ रहा है, सैम वीनर बोल रहा है, सैम वीनर है, ठीक है। तो जब सैम वीनर बोल रहा है, एंड चार्ली इट्स ट्रू, ये सच है, तुम सच बोल रहे हो, एंड आई फाउंड द थर्ड लेवल, और मुझे वो थर्ड लेवल मिल गया, मुझे वो आग डोरवे मिल गया, जिससे मैं 1894 में चला गया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं 2 हफ्ते से 1894 में हूँ, एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट डेली समवन इज प्लेइंग द पियानो। और इस वक्त एक कितना माहौल बना हुआ है, लोगों ने एकदम समा बना रखा है, और कोई डेलीज में, मतलब एक जगह है साइड में, एक जगह थी उसके घर की, तो वहां पे कोई पियानो बजा रहा है, एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। और ये उस वक्त का एक फेमस गाना है, 1894 के समय का एक फेमस गाना है, सीइंग नेली होम। और ये सब लोग बैठ के शांति से अपने घर में गा रहे हैं, सब पियानो बजा रहे हैं, और सब लोग पोर्च माने सोफा, सोफे पे बैठ के गा रहे हैं सीइंग नेली होम। मतलब वो एक तरीके से बता रहे चार्ली को कि क्या एकदम रूहानी माहौल बना रखा है, वहां पे कोई पियानो बजा रहा है, कोई गाने गा रहा है मस्त एकदम। एंड आई एम इनवाइटेड, और मुझे भी उन्होंने बुलाया है ओवर लेमनेड और नींबू शरबत के बहाने, मेरे को भी वहां पे बुलाया है। कम ऑन बैक, तुम भी पीछे आ जाओ ना। कम ऑन बैक का मतलब तुम भी पीछे आ जाओ। पीछे मतलब क्या है यहाँ पे दीपक? ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। पीछे बैक का मतलब वापस उसी समय में आ जाए उसके साथ। हाँ, तो 20th सेंचुरी से 19th सेंचुरी में आ जाओ, ठीक है। चार्ली एंड लुइजा, तुम भी दोनों वापस आ जाओ ना। चार्ली एंड लुइजा, वो उसको और उसकी पत्नी को बुलाता है, चार्ली को और उसकी पत्नी। कीप लुकिंग, और ढूंढते रहो, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। और वो बोलता है, फाइनल लाइन में बोलता है कि उसको ढूंढते रहो थर्ड लेवल को, ये आप जब तक तुम्हें मिल ना जाए, ये बिल्कुल एकदम वर्थ इट है, बहुत मस्त जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत खुशनुमा जगह है, बिलीव मी, मुझे मेरा यकीन करो। द नोट इज साइंड सैम, और ये उसको सैम वीनर ने लिखा था, और उसके दादाजी को मिला था जब चार्ली पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त ये लेटर फर्स्ट डे कवर आया होगा हमारे चार्ली के दादाजी के पास, और दादाजी ने देखा कि यार ये पता नहीं किसने भेजा, लेकिन बहुत मस्त स्टैम्प है इसके ऊपर, और ये तो फर्स्ट डे कवर है, फर्स्ट डे कवर तो खाली होता है। तो उसके दादाजी ने उसको कलेक्शन में डाल दिया, अपनी स्टैम्प कलेक्शन में, और जब दादाजी नहीं रहे तो उसको वो वाला फर्स्ट डे कवर हमारे चार्ली को मिल गया, इनहेरिट कर लिया उसने। तो अब जब वो अपने सारे स्टैम्प कलेक्शन को खोल के देख रहा है, जब उसने उस लेटर को असली में खोला और देखा, तो हक्का बक्का रह गया। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. और इस वक्त अब हमारा जो चार्ली है, उसका तो दिमाग खराब हो गया कि यार मैंने तो ढूंढा था, मैं तो डिस्कवरी करी थी इसकी, जैसे कि गैलीलियो ने डिस्कवरी करी थी, लेकिन सारा श्रेय तो न्यूटन ले गया। तो वैसे ही हमारे चार्ली ने डिस्कवरी करी थी, लेकिन सारा श्रेय तो वो सैम ले गया, सैम पहुंच गया वहां पे। जितने जो सपने हमारे चार्ली ने सजाए थे, वो तो सैम ने जी लिए। तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया, और जा जाके जगह जगह वो रिसर्च कर रहा है कि क्या ये बात सच भी है, या सैम उसके साथ एक मजाक कर रहा है, एक बुरा मजाक तो नहीं चल रहा है उसके साथ। तो वो जाता है एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर, और जो पुरानी दुकानें होती है जहाँ पे स्टैम्प और कॉइन्स मिलते हैं, वहां पे जाता है। और आई फाउंड आउट that Sam bought $800 worth of old style currency। और उसको वहां पे जाके क्या पता चलता है कि जो सैम था वो सच बोल रहा था, उसने $800 worth of old style currency ली थी। That ought to set him up in a nice little hay। और वहां पे उसको एक नाइस लिटिल हे, मतलब एक घर, एक छोटा सा बढ़िया सा कोजी सा घर, लिटिल हे का मतलब यहाँ पे घर है। वहां पे वो इन $800 की वर्थ से $800 की वर्थ से वहां पे वो खुशी से एक छोटे से घर में, कोजी से घर में रह रहा होगा। फीड एंड ग्रीन बिजनेस।
और वहां पे जाके उसने अपना सैम ने अपना फीड एंड ग्रेन बिजनेस खरीद लिया, मतलब क्रॉप्स का काम कर लिया, मतलब जैसे वो नहीं होते गोडाउन नहीं होते, वैसा कुछ बिजनेस शुरू करा है। ही ऑलवेज सेड दैट ही व्हाट ही रियली विश टू डू, और यही वो बताता था कि उसको सबसे ज्यादा यही चीज पसंद थी, एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और इसका ओल्ड बिजनेस क्या था, ये इस लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन बहुत लोगों को नहीं समझ आती, देखते हैं कि क्या दिमाग दौड़ता है, बताओ। ओल्ड बिजनेस उसका जो साइकेट्रिस्ट Psychiatrist. वाला काम था। बिल्कुल सही। साइकाइट्रिस्ट का काम नहीं चलेगा। आज 2020 है कंगन, है ना, जहां पे तुम रहते हो साइकाइट्रिस्ट का काम चलेगा, चलता है इस वक्त इतना? लोग मतलब लोग अगर किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है तो जाते हैं कि साइकाइट्रिस्ट के पास आज भी, बताओ। तो उस टाइम प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर और कुछ भी बहुत समय बाद होना था, तो वहां पे लोग आराम से रह रहे थे। बिल्कुल सही, ये बात भी है। और जब आज के समय में ही लोग साइकाइट्रिस्ट को आज भी कंसल्ट नहीं करते, मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते, वो बोलते हैं कि डिप्रेशन तो एक, तुम तो ऐसे ही दुखी हो जाओ, ऐसी अगर डिप्रेस होते हो तो शराब वराब पिला देते हैं, दारू वारू पिला देते हैं, और मतलब कोई मानता थोड़ी है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स असली में एग्जिस्ट करती है। तो वैसे ही जब आज भी नहीं मानते तो उस वक्त तो क्या ही मानते। और जहाँ पे गया है हमारा सैम वीनर दोस्त, वहां पे बहुत अच्छा माहौल है, वहां पे बहुत खुशनुमा समय है, और वहां पे किसी भी साइकाइट्रिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ना ये वाली लाइन कंगन, आपको भी, और दीपक पीयूष आपको भी, बताओ। हाँ भैया। हाँ. ठीक है। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉय, और ये काम गेल्सबर्ग इलिनॉय में नहीं चलता साइकाइट्रिस्ट का इन 1894, क्योंकि गेल्सबर्ग इलिनॉय 1894 में बहुत ही अच्छी और खुश और पीसफुल जगह थी। हिज ओल्ड बिजनेस बाय सैम वाज माय साइकाइट्रिस्ट, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि उसका पुराना बिजनेस तो ठप हो जाता, हिज ओल्ड बिजनेस तो ठप हो जाता, इसलिए उसने नया फीड एंड ग्रीन का बिजनेस सेटअप करा है। लिटिल हे क्या होती है, हे चारा होता है। फीड क्या होती है, फीड भी एक तरीके का चारा होता है। ग्रेन क्या होता है, ग्रेन वो होता है जैसे कि आटा दाल, ये सब ग्रेन होते हैं। तो उसने एक तरीके से परचून की दुकान वहां पे शायद डाल ली है, ऐसा ही यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। और वो क्यों डाली है, उसने नया बिजनेस क्यों डाला है, ऐसा क्यों डाला है, क्योंकि गेल्सबर्ग इलिनॉय में 1894 में उसका पुराना बिजनेस तो डूब जाता। पुराना बिजनेस उसका साइकाइट्रिस्ट वाला बिजनेस था, साइकाइट्रिस्ट वाला काम था, लेकिन वहां पे बहुत अच्छा माहौल था उस वक्त, तो इसकी जरूरत नहीं थी साइकाइट्रिस्ट की, कोई दुखी नहीं था, वॉर नहीं थी, सब अच्छा था। और एंड में वो अफसोस मना रहा है, ये लाइन ना ऐसे पढ़नी चाहिए, व्हाई सैम वाज माय साइकाइट्रिस्ट। और वो अब ये ऐसे लाइन क्यों बोल रहा है, देखते हैं, जानते हैं तुम लोग क्या सोचते हो, बताओ। ये चार्ली बोल रहा है ना? हाँ, ये चार्ली बोल रहा है एकदम। अब उसे जेलेसी फील हो रहा होगा कि वो चला गया, मैं नहीं जा पाया। बढ़िया, कंगन आप बताओ। मतलब जो चार्ली था उसने सैम को पूरा बताया कि ऐसे था वैसे था, तो सैम ने बिलीव नहीं किया, और सैम उसका साइकेट्रिस्ट था इसीलिए उसने बताया, मतलब चार्ली ने इसलिए सैम को बताया, पर अब उसकी जगह सैम वहां जाके बैठा है हाँ, इसलिए। यही एक तरीके से जो, और एक बार पीयूष से भी सुनना चाहूंगा मैं, पीयूष का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पीयूष तुम बताओ भाई। सर ये कि उसे गुस्सा भी आ रहा था बिल्कुल सही, कि गुस्सा भी मैंने आ रहा था। वो ऐसे बोला, मजाक बोल रहे थे। सैम छड्डूंगा नहीं तेरे को, ऐसे भी बोल रहा होगा वहां पे वो, हाँ, ठीक है। हाँ, तो उसे गुस्सा भी आ रहा था, उसे क्यों गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी एक साइकियाट्रिस्ट को ट्रस्ट करके उसने अपनी सारी बात बताई, लेकिन साइकियाट्रिस्ट, उसने उस वक्त तो उसका बिलीव नहीं करा, लेकिन उसके साइकियाट्रिस्ट को, सैम को असली में वो दरवाजा मिल गया और वो चला गया पास्ट में, जो कि सपना हमारे चार्ली का था, और सैम की वजह से चार्ली का सपना पूरा नहीं हो पाया, और इसलिए वो बोलता है कि सैम तो मेरा साइकियाट्रिस्ट था, क्यों करा उसने मेरे साथ ऐसा, और ये तो मेरा सपना था, अच्छा भैया, पूरा होना चाहिए था। हाँ मतलब सैम वहां पे गया, उसने जिया, फिर उसने उसके, अब उसने सोचा कि इससे तो बात हो नहीं पाई, तो उसने दादा को चिट्ठी लिख दी। हाँ, क्योंकि जिस वक्त 1894 में चार्ली तो जिंदा ये होगा तो नहीं, है ना। डार्क चल रहा है पूरा। हाँ हाँ, ये डार्क ये चल तो रहा है पूरा भाई, डार्क ही चल रहा है। तभी तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आया था मुझे, अब समझ आ रहा है वो जोक। भाई, तभी तो ये इसीलिए तो है। तो उसके दादा भी तो पड़ोसी होंगे। ये नहीं पता मेरे को दादा पड़ोसी है नहीं, ऐसे थोड़ी कि अगर सपोज मैं फरीदाबाद में रहता हूँ तो बाकी सब भी फरीदाबाद में रहते हैं, तो हर कोई मेरा पड़ोसी थोड़ी है। फरीदाबाद भी तो बहुत बड़ा है, ओल्ड फरीदाबाद, न्यू फरीदाबाद, बड़कल बड़कल सब कुछ है यार हाँ, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सपोज मैं, अगर दो लोग असम में रहते हैं तो दो लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं, या दो लोग अगर देहरादून में रहते हैं तो दो लोग देहरादून में एक दूसरे के पड़ोसी थोड़ी होंगे। बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो सकता है एक एक छोर पे रहता हो देहरादून के, एक एक छोर पे रहता हो देहरादून के। वैसे ही दादाजी जहां पे भी लिखते थे, और 100% जहां पे भी रहते थे, वहां पे हमारे सैम वीनर ने उनको चिट्ठी लिख के ये सारी बात भेज दी, और
जब उसने उसको चिट्ठी लिखी और वो ट्रांसलेट हो गया प्रेजेंट टाइम में भी, क्योंकि दादाजी तो अब नहीं है 20th सेंचुरी में, लेकिन वो चिट्ठी तो चिट्ठी है, नॉन लिविंग थिंग है, वो तो जिंदा रहेगी। और वो ऑब्वियसली क्योंकि चार्ली के दादाजी थे, तो चार्ली के दादाजी की कलेक्शन सैम को ही मिलेगी, और सैम के पास वो थी, और जब वो सैम देखने गया अपनी कलेक्शन, तो उसे वो मिल गया लेटर जो सैम बीनर ने उसे लिखा था। सेंस बन रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? क्लियर है ना या नहीं है? बताओ, सच सच बताओ। हाँ भैया सारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब समझ आ रहा है कि बहुत मेरे को मतलब इंटरेस्टिंग लगा, ये अच्छा लगा, अलग तरीके का चैप्टर है। मुझे बस एक ये चीज बता दो, हाँ हाँ ये तो डाउट नहीं है, बस एक बार रिवाइज करना है मेरे को हाँ कि बिल्कुल। पहली बार वो जब गया था तो वो कंगन कहाँ कंगन पता निकला, क्या सोच कहाँ रही है? पहुंचा, कंगन पता ऑफिस क्या में सोच रही है? पहुंच गया। कंगन सोच रही है कि कब खत्म होगा ये, है ना कंगन? कितना बाकी है और? बस हो गया, कंप्लीट हो गया, बस 2 मिनट और, 2 मिनट और, एक बार इसका डाउट ले लूं, बस फिर खत्म। आपके पास कोई डाउट है कंगन? नहीं क्या हो गया, ट्यूशन व्यूशन है क्या आज? इंटरेस्ट नहीं लग रहा तेरा? नहीं नहीं, इंटरेस्ट है। हो गया, कितना लंबा चैप्टर है। हाँ सही में, बस हो गया, खत्म हो गया, देखो ये आखिरी लाइन ठीक है थी। सर। ठीक है। ठीक है चल। मुझे इंटरेस्ट लास्ट पैरा में ही आया। हाँ तो वही है, पूरी कैप्टन अमेरिका 1 देखो तो पूरी कैप्टन अमेरिका 1 एकदम बेकार है, लेकिन आखिरी में जब पता चलता है कि वो 100 साल, कितने साल तक सोता रहा है, 75 ईयर तक सोता रहा है, तो ये तो इंटरेस्ट आता है। चलो पूछ, अब दीपक पूछ, क्या डाउट पूछ रहा था, बढ़िया से पूछ। मैं पूछा था पहली बार वो जब इसको देखता है कि यहाँ पे कुछ जाने का तरीका भी ऐसे है, हाँ, तो पहली बार वो कहाँ निकलता है जब वापस आता है अपनी वर्ल्ड में, तो कहाँ मिलता है उसे? जब पहली बार वापस आता है तो उसी रास्ते से आगे ग्रैंड ग्रैंड सेंट्रल में निकल जाता है वो। देख उस और वो फिर जब दूसरी बार जाता है तो ऑफिस की किसी कॉरिडोर में। वो तो किससे सुना रहा है, वो बताता है कि एक, वो कहता है कि जो ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, उसको ऐसा लगता है कि वो एक पेड़ की तरह है, और उसमें बहुत सारे कॉरिडोर्स वॉरिडोर्स उसके रूट्स की तरह है, कहीं से भी कोई भी निकल जाता है। तो वो ऐसे ऐसे एग्जांपल देता है, कहते हैं कि एक बार मैं गया था तो एक रूजवेल्ट होटल की कॉरिडोर में निकला मैं वहां से, जो कि वहां से 3 या 4 ब्लॉक्स दूर है। ठीक है, देख लेना एकदम एग्जैक्टली कि कितने ब्लॉक्स दूर है चैप्टर से। और वो एक बार बताता है कि एक बार गया था तो मैं कहीं और ही पहुंच गया। ठीक है, तो वो ये बता रहा है उसके साथ साथ ऐसा पास्ट में हुआ, लेकिन इस बार जब वो वापस आया है ना उसी रास्ते से, सपोज देखो हुआ क्या, वो फर्स्ट लेवल पे गया, फिर सेकंड लेवल पे गया, और सेकंड लेवल पे जाने के बाद उसको नीचे से और सीढ़ियां मिली, और वहां पे वो गया, और फिर उसको एक आर्क डोरवे मिला। आर्क डोरवे ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा एक डोरवे मिला, इसमें जब वो अंदर गया तो एकदम अंधेरा हो गया, और रास्ता लेफ्ट की तरफ एंगल करने लगा, मुड़ने लगा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रास्ता इसी वक्त नहीं मुड़ रहा था, पहले से ही रास्ता बना हुआ था, और वो रास्ता मुड़ता 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 जा रहा था, और चार्ली भी साथ 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 चलता गया अंधेरे में, उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। और ऑथर ने एकदम बहुत प्यार से वहां पे टाइम ट्रेवल की डायमेंशन को दर्शाया है, कोई इंसान नहीं था वहां पे, शांति थी, चार्ली को सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही है, और वैसे वैसे निकलते उसे एकदम से लेफ्ट में फिर से सीढ़ियां मिलती हैं, और जब वो नीचे उतरता है तो वो पास में आ जाता है, 1894 में आ जाता है, और उसको वो लेवल 3 बोलता है। अब जब वो टिकट, अब हम उस पॉइंट पे आते हैं जब वो टिकट कलेक्टर के यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो जब वो वहां से भागता है तो फिर से वो उन्हीं जिन सीढ़ियों से ऊपर आया था उन्हीं सीढ़ियों से नीचे जाता है, और फिर से उसी आर्क डोरवे से गुजर के उसी रास्ते से वापस आके वो वापस से लेवल 2 में आ जाता है, और फिर वहां से अपने घर चला जाता है। मतलब वो पास्ट से प्रेजेंट में आ जाता है, और फिर अपने घर चला जाता है। और फिर अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो उसके लंच ब्रेक में जाके अपने 300 के $300 निकाल लेता है, और उनसे पुराने नोट खरीद लेता है, जो कि $200 आते हैं। क्लियर है दीपक? हाँ भैया। पूछ पूछ, और क्या नहीं समझ आया? मेरे को लग रहा है देखो कुछ समझ नहीं आया चीज। नहीं आ गया है। आ गया है ना? ठीक है कंगन, एक बार आपसे पूछते हैं सर आपका इनके कोई। कैरेक्टर्स के नाम वापस रिवाइज करवा देना, कैरेक्टर्स के नाम पोएट के साथ। हाँ तो करेक्टर के नाम यार 3 ही है, करेक्टर के ज्यादा नाम तो है नहीं। एक तो हमारा जो चार्ली है, जो हमें पूरी कहानी सुना रहा है, बोलता है कि मैं तीसरे लेवल में पहुंच गया था, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं मानेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ। फिर वो अपनी कहानी किससे सुनाता है, जब वो वहां पहुंचता है थर्ड लेवल में पास्ट में, तो आदमी को देखता है तो उसकी डिस्क्रिप्शन बताता है, औरत की डिस्क्रिप्शन बताता है, फिर टिकट कलेक्टर को देखता है उसकी डिस्क्रिप्शन बताता है, फिर एक करियर एंड नाइव्स मोटिव की देखता है, डिस्क्रिप्शन बताता है। तो वो तो चार्ली था उसका नाम, ठीक है, जो हमें सारी कहानी सुना रहा है, नरेटर का नाम है चार्ली, ऑथर का नाम है जैक फिनी। तो चार्ली और जैक फिनी अलग है, जैक फिनी वो है जिसने पूरी कहानी लिखी है, और चार्ली वो है जिसके थ्रू हमें ऑथर ये कहानी सुना रहा है। तो देखो कितना प्यारा आर्ट है, प्योर आर्ट। ठीक है, दूसरी चीज है चार्ली की बीवी, उसका नाम है, क्या नाम है उसका, कोई बताएगा? लुइजा है उसका नाम। ठीक है, तो लुइसा। उसका नाम लुइजा है, उसकी बीवी का नाम लुइजा है,
और जब उसे पता चलता है कि चार्ली के साथ ऐसा हो गया है, उसने सारे पैसे वैसे भी बदल लिए हैं और उसको अब परेशान है क्योंकि उसे पुराना रास्ता नहीं मिल रहा है जाने का ग्रैंड सेंट्रल से, तो वो उसे बोलती है कि आपको लग रहा है कि आप परेशान हो, आपको लग रहा है कि आप सपने, मुझे लग रहा है कि आप सपने देख रहे हो, इसके बारे में सोचना बंद करो और आप अब अपना दिमाग अपनी स्टैम्प कलेक्शन में लगाओ। उसके बाद जब चार्ली उसे बताता है कि चार्ली जब उसे वो चिट्ठी दिखाता है सैम बीनर की, तो लुइसा का भी दिमाग एकदम खनकता है और कहती है कि नहीं अब हम दोनों ढूंढते हैं, तो वो दोनों मिलकर ढूंढने लगते हैं। तो ये थी दूसरी कैरेक्टर लुइसा। और तीसरा कैरेक्टर था सबसे ज्यादा शाना कैरेक्टर, जो कि साइकेट्रिस्ट था, सैम बीनर, उसका दोस्त, चार्ली का दोस्त। पहले तो जब चार्ली उसे अपनी पूरी कहानी बताता है जाके कि ये हुआ मेरे साथ, ये देखा मैंने, ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल में पहुंच गया मैं, तो कोई उसे ना तो वो यकीन करता है उसका, और उसके दोस्तों के सामने उसका मजाक भी उड़ाता है और उसके दोस्तों को बोलता है कि ये तो जैसे बचपन में स्टैम्प कलेक्शन करता था वैसे ही अब भी ये अलग अलग ख्वाब देख रहा है कि ये तीसरे लेवल में पहुंच गया और ये एस्केप करना चाहता है रियलिटी, और इसको ये जगह पसंद नहीं है, ये थोड़ा इस वक्त परेशान है इसका मन, इसलिए ये जागते जागते सपने देख रहा है, ऐसे बोलता है उसे, वेकअप विश फुलफिलमेंट ऐसे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बाद में हमें पता चलता है कि सैम वीनर ने जाके चार्ली ने उसे जो जो चीजें बताई थी, तो सैम वीनर ने उसको जाके ढूंढा, ग्रैंड सेंट्रल में गया वो खुद और जाके ढूंढा। ऐसे नहीं होते लोग कि वो तुम्हें बोलते हैं कि मैंने नहीं पढ़ा और ये वाला टॉपिक तो आएगा ही नहीं, लेकिन खुद वो पढ़ के बैठे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना। कभी भी पूछो कि कितना पढ़ लिया यार, अभी तो पढ़ाई शुरू ही नहीं करी, जबकि वो 4 बार रिवीजन मार के बैठा होता है, आरडी शर्मा सॉल्व करके बैठा होता है। देखे ऐसे लोग? हाँ भैया, बहुत बहुत। हाँ, तो वैसा ही हमारा ये था, वैसा ही हमारा सैम वीनर था, ठीक है। तो सैम वीनर क्या करता है, जाके चेक वेक करता है, रिसर्च करता है, जाके ग्रैंड सेंट्रल में जाके खोजता है, उसे रास्ता मिल जाता है, फिर वो अपने सारे 800 के 800 डॉलर बदल लेता है और अगले दिन जाके ही ये चला जाता है 1894 में, वहां पे जाके एक फीड, हे और ग्रेन का बिजनेस शुरू कर देता है। मतलब कि वो एक तरीके से गोडाउन खरीद लेता है और वहां पे जाके ये सब बिजनेस करता है और वहां पे जाके मस्त एकदम रहता है। और फिर वहां पे एक चिट्ठी लिखता है चार्ली को, चार्ली के दादाजी को लिखता है, क्योंकि उस वक्त तो चार्ली पैदा भी नहीं हुआ था 1894 में। और वो चिट्ठी ट्रांसलेट कर जाती है टाइम के थ्रू, क्योंकि जब उसने 1894 में भेजी थी तो उसके चार्ली के दादाजी ने रख ली थी, और जब चार्ली के दादाजी ने रख ली, तो जब दादाजी नहीं रहे तो उसके बाद चार्ली को मिल गई वो चिट्ठी। और चार्ली जब अब प्रेजेंट में 20th सेंचुरी में जब अपनी स्टैम्प कलेक्शन खकोड़ रहा है, तो उसे दिखती है एक चिट्ठी, और वो जब खोल के दिखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, ये तो सैम बीनर ने लिखी है जुलाई 1894 से, ठीक है। बस यही 3 कैरेक्टर हैं इसमें, और है कौन? क्लियर है? ओके, ठीक है, तो ये सेशन पसंद आया ना सबको भाई? हाँ भैया। तो Yes, sir. सबको क्लियर है ना? कंगन, इस सेशन को यहीं पे एंड करें हम? हाँ, ठीक है, चलो बाय। अब मिलते हैं हम, कब मिले अगली बार बताओ? मंडे। कल रख लेते हैं। हाँ, कल रख लेते हैं, कल 3 बजे रखते हैं, ठीक है। फ्री हो सब 3 बजे? ओके, हाँ भैया। ठीक है, तो कल हम इसका दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, विस्टास का। मैंने इसके सारे नोट्स वोट्स डाल दिए हैं, जाके चेक कर लेना बढ़िया से यार, पढ़ लेना प्लीज, और पुराने पेपर्स भी देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ समझना ही नहीं इंपॉर्टेंट, उसको जानना, उसको एक बार प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो पुराने साल के पेपर, एनसीईआरटी के जो सोल्यूशन मैंने दिए हैं, एक बार उनको अच्छे से जाके पढ़ो यार, मस्त से। अब तो मजा आ रहा होगा, स्टोरी सुन के मजा आया नहीं आया? Yes, sir, बहुत मजा आया। चलो बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का भी ध्यान रखो, ठीक है। गुड बाय भाई, सबको गुड बाय। बाय भैया। बाय। Yes, sir.